हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है ब्राइट माइंड सेकंड पेपर में। आपको कराने वाला हूँ क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 3। इसका नाम है बच्चों मेटल एंड नॉन मेटल्स। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा जो कंपाउंड्स होते थे, सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा था, कंपाउंड्स को हम 3 ग्रुप में पढ़ते थे, एसिड बेसिस और सॉल्ट में डिवाइड करते हैं। बच्चों जो एलिमेंट्स होते हैं वो 3 ग्रुप में डिवाइड होते हैं। पहला आता है मेटल्स, दूसरा आता है नॉन मेटल्स और तीसरा आता है मेटल्स। हमें स्टडी मेटल्स की और नॉन मेटल की स्टडी करनी है इसमें। सबसे पहले समझते हैं मेटल्स क्या होती है। ये आपने थोड़ा सा 9th क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। देखिए, मेटल्स एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस या पॉजिटिव चार्ज बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड मेटल्स। यानी कि वो एलिमेंट जो पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, और कैसे बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, निकाल देते हैं। जैसे बच्चों एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पर प्लस का 3 चार्ज होता है। देखिए, अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। इनकी पहचान होती है मेटल्स की। इनके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन आता है, 2 आते हैं, 3 आते हैं, तो वो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो पहली शेल में 2 होते हैं, फिर 8 होते हैं, फिर लास्ट में 3 होते हैं। तो ये 3 क्या करेगा, डोनेट कर देगा, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम है, कैल्शियम कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो पहली शेल में 2, 8, 2, तो इसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो ये डोनेट करेगा, तो कैसा चार्ज बनाएगा, प्लस का 2 चार्ज बनाएगा। तो मेटल्स की पहचान क्या है, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 1, 2 और 3। क्लियर यहाँ तक। अब जो मोस्ट अबंडेंट मेटल जो होती है हमारी अर्थ की क्रस्ट के अंदर, जो जमीन के अंदर जो सबसे ज्यादा मेटल्स निकाली जाती है, वो निकाली जाती है बच्चों, एल्यूमिनियम होती है लगभग 7%, और आयरन होती है 4%। बच्चों अपने सराउंडिंग देखो, आपको ज्यादातर चीजें किसकी मिलेगी, लोहे की मिलेगी। आपको विंडो लगी होती है, यानी कि लोहे का बहुत सामान बनाया जाता है, वो सस्ता भी होता है क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी मिलता है अर्थ की क्रस्ट में। और एल्यूमिनियम की आपको चारों तरफ आपको दिखाई देगी, एल्यूमिनियम का बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो क्योंकि ये हमारी अर्थ की क्रस्ट में ज्यादा क्वांटिटी में, ज्यादा परसेंट में पाई जाती है। अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट पर, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होती है, एलिमेंट्स विच फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। यानी कि जो एलिमेंट्स नेगेटिव आयंस बनाते हैं, नेगेटिव कब होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन लेंगे किसी से। इलेक्ट्रॉन जब वो लेंगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो पहली शेल में 2, 6, तो इसको ऑक्टेट बनाने की 2 की रिक्वायरमेंट है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो नेगेटिव चार्ज आएगा इसमें। तो ये क्या, नॉन मेटल। तो अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 5, 6, 7 आते हैं, तो बच्चों वो क्या होती है, नॉन मेटल्स होती है। बच्चों वैसा ऑक्सीजन जैसे कार्बन होती है, कार्बन के 4 आता है, तो वो भी नॉन मेटल की कैटेगरी में आती है। अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है 50%, मतलब ये ऑक्सीजन होती है, ऑक्साइड की फॉर्म होती है, जैसे सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑक्साइड की फॉर्म होगी। और दूसरे नंबर पर आती है सिलिकॉन, सिलिकॉन होती है 26% अर्थ की क्रस्ट। आगे चलते हैं देखिए। अब आते हैं बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। यानी कि फिजिकल का मतलब होता है बच्चों जो आपको टच करके देख सकते हो आप, या कितनी हैवी बॉडी है, मेटल कितनी भारी है, कैसा रंग है उसका, कैसा कलर है ना। तो ये होती है फिजिकल प्रॉपर्टी जो ऑब्जर्व कर सकते हो आप। केमिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जैसे हमें पता नहीं चलेगा क्या कंपाउंड बने। जैसे केमिकल है, उसकी रिएक्शन हमने दूसरे से करें तो क्या कंपाउंड बनेगा, वो तो होने के बाद पता चलेगा, रिएक्शन के बाद। तो कुछ प्रॉपर्टीज समझते हैं यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की। और जो मेटल्स क्या होती है, मेलेबल होती है। मेलेबल का मतलब होता है इनमें आप पतले पतले शीट में चेंज कर सकते हो, कैन बी बीटन इनटू शीट। जैसे सबसे बड़े एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आप खाना वगैरह लेके आते हो तो उसमें एल्यूमिनियम की जो फॉइल होती है, खाने पे रोटी लेके आते हो तो कितनी पतली होती है, तो वो टूटती नहीं है ना, मतलब ऐसे नहीं होती कि बिल्कुल बिगड़ जाती है। तो उसमें आप खाना पैक करा के लाते हो। तो मेटल्स की एक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि वो हम उसको शीट में चेंज कर सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर जो होती है, मेटल्स आर द सम ऑफ द बेस्ट मेलेबल। ये बेस्ट मेलेबल मेटल्स होते हैं गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड से आपको, गोल्ड को आप बहुत पतला कर सकते हो। अब आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है तार खींचना लंबे लंबे। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। मतलब जैसा आपने देखा होगा बच्चों, घर में हमारी जो वायरिंग होती है उसमें कॉपर के कितने कितने पतले तार होते हैं, यानी कि आप मेटल्स को बहुत लंबा खींच सकते हो, वो टूटती नहीं है मेटल।
एग्जाम्पल देखिए, गोल्ड जो होती है, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल होती है, इससे बहुत पतला तार खींचा जा सकता है। जैसे कि 1 ग्राम गोल्ड से हम लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। एक ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर का तार, इतनी डक्टिलिटी होती है इसके अंदर। तीसरा पॉइंट है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब इनके अंदर क्या होता है, हीट का फ्लो चलता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हम खाना वगैरह बनाते हैं और हमारे जो बर्तन होते हैं मेटल्स के होते हैं बच्चों, अगर इसके ये हीट का फ्लो नहीं होता तो खाना ही नहीं पकता। ये एक रोड है, मैंने इसको आग पे रखा तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, हीट का ट्रांसफर होगा यहाँ तक, मेरे हाथ जलने लग जाएगा, तो हीट क्या होती है, मेटल्स के अंदर ट्रांसफर हो जाती है, तो कंडक्शन बोलते हैं इसको। तो सिल्वर जो होती है बच्चों, सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होती है हीट की, मतलब जो सिल्वर के चांदी के बर्तन होते हैं ना, वो जल्दी गर्म हो जाते हैं क्योंकि इसमें हीट का ट्रांसफर जल्दी होता है। सेकंड है, लेड इज द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब लेड मेटल होती है पीबी, ये सबसे पुअरेस्ट कंडक्टर होती है हीट की, इसमें कम फ्लो होता है हीट का। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर आते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि मेटल जो होती है बच्चों बहुत अच्छी कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, यानी कि इनमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, फ्लो होता है, इसी वजह से इनका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक वायरिंग में वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे सिल्वर एक सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है बच्चों, कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और फिर दूसरे पर आता है कॉपर, फिर एल्यूमिनियम, गोल्ड, फिर आता है एल्यूमिनियम। लेकिन सबसे ज्यादा आपने देखा होगा बच्चों, कि जो इलेक्ट्रिसिटी के जो वायरिंग होती है वायर, उसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉपर का या एल्यूमिनियम का। कॉपर का करते हैं, एल्यूमिनियम का, क्योंकि गोल्ड बहुत महंगी होती है, सिल्वर भी महंगी होती है। लेकिन बच्चों हम जो घर में फिटिंग करते हैं ना, वो कॉपर की करते हैं, क्योंकि घर में जो फिटिंग होती है इंसान एक बार ही करवाता है, क्योंकि बार बार उसको दीवार को तोड़नी ना पड़े उसको। तो कॉपर बेशक महंगी आती है, तो लेकिन वायरिंग में सबसे बढ़िया होती है। लेकिन आपने देखा होगा जो पोल्स होते हैं बाहर सड़कों पर, जो तार होते हैं एल्यूमिनियम के, तो एल्यूमिनियम के जो तार होते हैं वो क्यों लगाए जाते हैं, कॉपर का क्यों नहीं लगाए जाते बच्चों, क्योंकि कॉपर महंगी भी और भारी भी होती है, तो तार जो होंगे ज्यादा बैंड हो जाएंगे, इसलिए हम उसमें क्या करते हैं, एल्यूमिनियम के तार लगाते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी पर आते हैं, मेटल्स आर लस्ट्रस, मेटल्स क्या होती है, चमकीली होती है, शाइनिंग अपीयरेंस होता है। जैसे बर्तन होते हैं सोने की, जो ज्वेलरी होती है, सिल्वर की ज्वेलरी होती है, या अगर आप किसी मेटल को किसी से रगड़ते हो ना, तो उसके अंदर शाइनिंग अपीयरेंस होता है, लस्ट्रस बोलते हैं इसको। सिक्स प्रॉपर्टी है बच्चों, मेटल्स आर जनरली हार्ड, हार्ड होती है किसको छोड़कर, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। जो सोडियम पोटेशियम थोड़ी सॉफ्ट मेटल होती है, इतनी हार्ड नहीं होती है। सोडियम और पोटेशियम को किससे काट सकते हैं, नाइफ से भी काट सकते हैं, मतलब आप चाकू से उसको कट कर सकते हो, इतनी सॉफ्ट होती है केक की तरह। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर। बच्चों एक मैं आपको बताऊं, ज्यादातर यूज किया जाता है रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि साइंटिस्ट ने जितनी भी रिसर्च वगैरह करी है, किसी रूम में लेबोरेटरी में तो करी है, रूम टेम्परेचर लगभग 20 से 30 के बीच में होता है। ऐसा तो नहीं है क्योंकि रिसर्च हिमालय पर्वत पर जाकर करी है, कहीं पर ऐसी जगह पर करी है, तो एक रूम के अंदर ही नॉर्मल टेम्परेचर पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, इसलिए नॉर्मल बोला जाता है एट ए रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पर क्या होती है बच्चों, ये जो मरकरी होती है ना, वो लिक्विड की फॉर्म में होती है। बाकी मेटल कैसे होंगे, सॉलिड की फॉर्म में, लेकिन मरकरी किसकी फॉर्म में होगी, लिक्विड की फॉर्म में, Hg। ये केवल यही मेटल होती है जो रूम टेम्परेचर पे क्या होती है, लिक्विड में होती है, बाकी सब सॉलिड फॉर्म में होती है। मरकरी आपने देखा होगा बच्चों, Hg, यानी कि जो थर्मामीटर होता था उसके अंदर जो लिक्विड सा भरा जाता है, जैसा आपने देखा होगा इस तरीके का लिक्विड होता है उसके अंदर, उसको बोलते हैं मरकरी। तो ये रूम टेम्परेचर पे क्या रहता है, लिक्विड की फॉर्म में रहता है। तो यही बच्चे लिक्विड मेटल होती है, बाकी सब सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ध्यान रखना, कभी कभी दिमाग से निकल जाता है कि मरकरी मेटल आएगा या नॉन मेटल में। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, आठवीं प्रॉपर्टी में, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एट बॉइलिंग पॉइंट्स एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, गैलियम एंड सीजियम। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब आपको पता होगा, और बॉइलिंग का भी। मेल्टिंग का मतलब होता है जब कोई मेटल गलना स्टार्ट कर देती है, जैसे आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होता है 1535 होता है ना। बाकी मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, लेकिन इनका कम होता है, जैसे सोडियम का, पोटेशियम का, गैलियम का और सीजियम का। जैसे बच्चों सोडियम है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि किस टेम्परेचर पर मेल्ट होना स्टार्ट होती है, ये लगभग 98 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है, मेल्ट होने स्टार्ट हो जाती है। जो पोटेशियम होती है, पोटेशियम, ये लगभग 64 इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है डिग्री सेल्सियस में। जो गैलियम होती है, गैलियम, इसका होता है लगभग 30 डिग्री सेल्सियस।
और जो सीजियम होती है CS, इसका होता है 28 डिग्री सेल्सियस। हमारी बॉडी का टेम्परेचर पता है कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ये अगर आप गैलियम को या सीजियम को अपने हाथ पर रख लोगे ना, आपके हाथ के टेम्परेचर से, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 है, तो उस पर ही वो मेल्ट होने स्टार्ट हो जाती है। तो कभी कभी पूछ सकता है कि जो कौन सी मेटल्स है जो बॉडी के टेम्परेचर मेल्ट होने स्टार्ट हो जाती है, ध्यान रखना कौन कौन सी है। गैलियम एंड सीजियम मेटल्स कैन मेटल ऑन द पाम, पाम होता है हथेली, बाय द बॉडीज टेम्परेचर से मेल्ट हो जाती है। ये पूछ लेता है कभी कभी। 9 प्रॉपर्टी पे आते हैं। मेटल्स आर सोनोरस, इसका मतलब साउंड प्रोड्यूस करना। व्हेन मेटल्स आर स्टक बाय हैमर दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, यानी कि हम जैसे लोहे पर हथौड़ा मारते हैं तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। इसी वजह से जैसे आपने देखा होगा स्कूल में घंटी वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है ना, जो पियोन होता है घंटी बजाता है, रिंगिंग की साउंड सा आता है, तो इनमें साउंड प्रोड्यूस करती है। अब आते हैं बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अभी हमने क्या समझा? फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की समझे, अब नॉन मेटल्स की पढ़ेंगे। नॉन मेटल्स क्या होती है? जो कैसा आयन बनाती है, कैसा चार्ज बनाती है, नेगेटिव चार्ज बनाती है। इनकी प्रॉपर्टीज बच्चों अपोजिट होती है, क्योंकि नॉन मेटल्स गैस होती है, सॉलिड भी कुछ होती है, या पाउडर टाइप में होती है। तो आप सोचिए इनकी प्रॉपर्टी थोड़ी अपोजिट रहेंगी बिल्कुल। नॉन मेटल्स क्या होती है? आर नॉट मेलेबल एंड डक्टाइल। मेलेबल का मतलब मैंने बताया शीट में चेंज करना, जब गैस है वो दिखेगी नहीं तो कहाँ से शीट में चेंज करोगे। डक्टिलिटी, डक्टाइल नहीं होती है, गैस है कैसे आप तार खींच दोगे, है ना, उसकी नहीं खींच सकते। सेकंड है कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, यानी कार्बन जो होता है ग्रेफाइट की जो फॉर्म में होता है, इज द ओनली नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का एलोट्रोप है, क्योंकि प्योर कार्बन से बना होता है। जैसे पेंसिल की नोक जो होती है इलेक्ट्रोड, और जो सेल होते हैं, सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल होता है पेंसिल में, वो क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। तो ग्रेफाइट जो होता है वो एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसमें करंट का फ्लो होता है। तीसरा पॉइंट, नॉन मेटल्स क्या होती है? जनरली सॉफ्ट होती है एक्सेप्ट डायमंड। जो डायमंड भी क्या होता है? कार्बन का प्योर फॉर्म होती है, इसको एलोट्रोप बोलते हैं, प्योर कार्बन से बना होता है। तो ध्यान रखना डायमंड क्या है? जो नॉन मेटल है, और जो मरकरी होता है वो मेटल है। तो बाकी सब मेटल्स क्या होते हैं? सॉफ्ट होती है। ये डायमंड क्या होता है? हार्ड होता है। फोर्थ पॉइंट, नॉन मेटल्स तीनों स्टेट में मिलती है हमें। सॉलिड में भी कौन कौन सी? कार्बन सॉलिड स्टेट में, सल्फर है, फॉस्फोरस है। लिक्विड स्टेट मिलती है जैसे कि ब्रोमीन। गैस में मिलती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और भी गैसेज होती हैं। फिफ्थ पॉइंट है नॉन मेटल्स के जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं बच्चों, वो लो होते हैं, है ना, लेकिन किसको छोड़कर? ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है, ये काफ़ी ज़्यादा होता है। बाकी सब नॉन मेटल्स का कम होता है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। और सिक्स पॉइंट, आयोडीन। देखिए नॉन मेटल्स क्या होती है? लस्ट्रस नहीं होती है, लेकिन आयोडीन क्या होती है? लस्ट्रस होती है, इसमें एक चमक सी होती है, शाइनिंग अपीयरेंस होता है आयोडीन का। अब आगे चलते हैं। अब हम करते हैं, भी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की, नॉन मेटल्स की समझी, उस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच ए सॉलिड मटेरियल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड। मतलब कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हम मेटल्स को हम क्या कर सकते हैं? लंबे लंबे तार खींच सकते हैं वायर्स में। पर जो होती है डक्टिलिटी, है ना। मेलेबिलिटी का मतलब होता है शीट में चेंज करना, रेजिडिटी कितनी मजबूत है, और रेजिस्टिविटी का मतलब किस चीज को रोकना है, जैसे कि वाटर को कितना रेजिस्ट करती है कोई मेटल या इलेक्ट्रिसिटी। अब आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। कौन सी बच्चों मेटल है जो पुअर कंडक्टर होती है हीट की? मैंने आपको बताया था लेड जो होती है, लेड Pb, ये पुअरेस्ट कंडक्टर होती है हीट की। बच्चों अभी हमने क्या पढ़ी? मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। बच्चों इसमें आपको सारी रिएक्शन याद रखनी है, इनमें रिएक्शन से क्वेश्चन आते हैं पेपर में डायरेक्टली। सबसे पहले पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, यानी कि मेटल जो होती है ऑक्सीजन से कैसे रिएक्शन करती है। जैसे कोई मेटल की रिएक्शन जब ऑक्सीजन से हम कराएंगे तो बच्चों मेटल का ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मेटल का ऑक्साइड, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और नेचर कैसा होता है इनका? बेसिक होता है। रिएक्शन देखिए, जो सोडियम है, सोडियम की रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनेगा? Na2O बनेगा, सोडियम ऑक्साइड। बच्चों इसका नेचर बेसिक होता है, यानी कि अगर हम इसको वाटर में डालेंगे ना तो इसमें जो नेचर बनेगा उसका सॉल्यूशन का वो बेसिक नेचर होगा। इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे बच्चों दो आ रहे हैं ऑक्सीजन सोडियम के, यहाँ पे एक है,
ऑक्सीजन के 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 की मल्टीप्लाई करके पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करो। अब 2 2 जब 4 कितने हो गए, सोडियम के 4 हो गए। जब हम इसको क्या अगर बताया मैंने, इसको हम पानी के अंदर डालते हैं, पानी के अंदर डिसोल्व करते हैं सोडियम ऑक्साइड को, तो बच्चों क्या बनेगा, बेस बनेगा। क्या बनेगा, बेस, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको बैलेंस करेंगे, सोडियम के 2 है, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, सोडियम के 2 हो गए, हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 2, 1 और 2 बैलेंस हो गई, ऑक्सीजन की बैलेंस। आगे चलते हो, अब आते हैं बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफी है। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, दोज ऑक्साइड्स विच शोज बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर, यानी कि जिनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक भी होता है, बेसिक भी होता है, उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, मतलब जो ये बेस से रिएक्शन करेंगे एसिड की तरह बिहेव करेंगे, एसिड से करेंगे बेस की तरह बिहेव करेंगे। एग्जांपल देखिए, जैसे बच्चों अगर हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन किससे कराएं, एक एसिड से कराते हैं, HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो अब ये बच्चों एसिड है ना ये, तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा, तो बेस बन जाएगा ये। तो यहाँ बनेगा, जो आपको पता है एसिड की बेस के साथ रिएक्शन कराई जाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, तो क्या बनना चाहिए यहाँ पर, AlCl3, और क्या बनेगा, H2O, वाटर बनेगा। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे एल्यूमिनियम के 2 है ना, तो यहाँ पे 2 कर दो, 2 की मल्टीप्लाई, एल्यूमिनियम के बैलेंस हो गए। अब 2 3 या 6, क्लोरीन के 6 हो गए, तो यहाँ पे 6 की मल्टीप्लाई कर दो, क्लोरीन के बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन के कितने 6, यहाँ पे कितने 2, तो यहाँ पे 3 की कर दो, 3 2 जा 6, ऑक्सीजन के देखिए 3 और यहाँ पे 3 बैलेंस हो गए, तो उसका नाम क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो वो साल्ट है, वो वाटर। अब हम कराते हैं इसकी किसी बेस से रिएक्शन, जैसे Al2O3। बच्चों ये जो रिएक्शन कराऊंगा ना, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये दोनों, इसके बाद जिंक से भी करेंगे अपने, जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। अब कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ये क्या है बच्चों, एक बेस है, और ये बन जाएगा एसिड। अब ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, पहले बेस की तरह करा, अब एसिड की तरह बिहेव करेगा, तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, ये बनेगा NaAlO2 और H2। अब बच्चों यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम के 2 है ना, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम को 1 है, तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर दो बैलेंस करने के लिए। अब सोडियम के 2 हो गए, यहाँ पर भी 2 की मल्टीप्लाई कर दो, सोडियम के बैलेंस हो गए। अब चेक करते हैं हाइड्रोजन के 2 हाइड्रोजन के 2 हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के चेक करिए, 3 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, 5 हो गए, तो 2 2 जब 4 और 1 कितने हो गए, 5 हो। इसका नाम क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। और जिंक ऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन एसिड बेस की इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हो, अब आते बच्चों पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ा एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन, अब जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे एसिड के और बेस के साथ में। तो जिंक ऑक्साइड की एसिड के साथ, जिंक ऑक्साइड में क्या होता है, एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, तो रिएक्शन कराते हैं HCl से। बच्चों जब HCl से रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, ZnCl2 सॉल्ट बनेगा और H2O वाटर बनेगा। इसको बैलेंस कर लेते हैं, क्लोरीन के 2 हैं, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्लोरीन के 2, हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 2, जिंक का 1, ऑक्सीजन के कितने, यहाँ पर 1 है, वहां पर भी 1 है, तो यहाँ पर सॉल्ट बन गया, वाटर बन गया। अब रिएक्शन पढ़ेंगे जिंक ऑक्साइड की बेस के साथ। अब देखो जो यहाँ पर जब हमने एसिड के साथ रिएक्शन कराई, तो ये किसका की तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह। अब जब जिंक ऑक्साइड की हम रिएक्शन किसी बेस से कराएंगे, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो अब ये बेस है हमारा, ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, इसका डुअल नेचर होता है इनका, इसलिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो क्या बनेगा यहाँ पे, Na2ZnO2 प्लस H2O वाटर बनेगा, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। इंपॉर्टेंट है ये, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। बैलेंस कर लेते इसको, सोडियम के कितने 2, तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई, सोडियम के बैलेंस हो गए। अब चेक करते हैं Zn का 1, Zn का 1, हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 2 यहाँ पर, तो 2 यहाँ पर, ऑक्सीजन के 2 यहाँ पर, ऑक्सीजन के और 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, 3 हो गए ना, 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर ऑक्सीजन के, बैलेंस है हमारी इक्वेशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात समझते हैं बच्चों, यहाँ पर सोडियम पोटेशियम लिथियम मेटल्स आर स्टोर्ड इन केरोसिन। बच्चों इनको केरोसिन के तेल में रखा जाता है। आपने देखा होगा बच्चों लैब वगैरह में मिट्टी के तेल में सोडियम पोटेशियम को लिथियम को रखा जाता है, क्यों,
क्योंकि ये ऑक्सीजन से रिएक्शन ना कर लें, टू प्रिवेंट देयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर बच्चों में इसको बोतल में ऐसे ही रख देंगे ना, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद में मेटल का ऑक्साइड बनाएंगे। इसका मतलब जो कंपाउंड है वो चेंज हो जाएगा, इसलिए इनको केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, अब आते हैं सेकेंड रिएक्शन पर, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। मेटल की जब रिएक्शन वाटर के साथ कराई जाती है तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है, यानी कि जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। जब मेटल रिएक्शन करती है स्टीम के साथ में तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। देखिए अभी हम समझेंगे कौन सी मेटल स्टीम के साथ रिएक्शन करती है, कौन सी करती है वाटर के साथ में, एक रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पर समझेंगे। इससे पहले मैं आपको एक रिएक्शन समझा दूं। जैसे सोडियम की मेटल की रिएक्शन जब वाटर से कराई जाती है, यानी कि अगर बच्चों बीकर में पानी ले और उस पर कुछ पीसेस डालने सोडियम और पोटेशियम के, तो ये पीसेस जो होते हैं ना बहुत तेजी से इधर उधर भागते हुए हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करते हुए तेजी से रिएक्शन करते हैं। तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है और उसके बाद में एक लिटिल सा एक्सप्लोजन सा होता है। क्योंकि बच्चों ये जो रिएक्शन होती है एक तरीके से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसमें हीट प्रोड्यूस होती है। क्या बनती है इसमें, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी बनती है इसमें। अब एक नोट समझिए, जब इसकी जो डेंसिटी होती है पोटेशियम की सोडियम की वो कम होती है वाटर के साथ में, इसलिए ये क्या करते हैं वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं। क्योंकि आपको पता है बच्चों कोई भी चीज कोई भी सब्सटेंस अगर उसकी डेंसिटी वाटर से कम होगी तो वो क्या करेगी, उसमें फ्लोट करेगी, तैरती है। अब आगे समझते हैं। देखिए हम एक सीरीज के बेस पर समझते हैं कौन सी मेटल रिएक्शन करेगी वाटर के साथ और स्टीम के साथ कैसे रिएक्शन करती है। सबसे पहले हम समझते हैं बच्चों ये क्या है, एक रिएक्टिविटी सीरीज है जो आपने पहले चैप्टर में पढ़ी होगी। सबसे पहले आती है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag, Au। ऊपर की जो मेटल्स है ना ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये, उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये। इस तरीके से ये मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज एक डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया हुआ है। सबसे नीचे वाली सबसे कम रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव, सबसे ऊपर वाली सबसे ज्यादा रिएक्टिव। रिएक्टिविटी किस बेस पर देखते हैं, कोई मेटल जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देती है तो बोलते हैं कि वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो पोटेशियम जल्दी से डोनेट कर देती है इलेक्ट्रॉन। बच्चों ऊपर वाली जो मेटल्स है ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये कोल्ड वाटर से रिएक्शन करते हैं। किससे, कोल्ड वाटर, क्योंकि इनके अंदर वैसी बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। जो मैग्नीशियम होती है वो हॉट वाटर से रिएक्शन करती है। उसके बाद में एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, ये जो मेटल्स है ये वाली ये करती है स्टीम के साथ रिएक्शन। किसके साथ, स्टीम के साथ रिएक्शन। इसके बाद हाइड्रोजन से नीचे वाली मेटल Cu, Hg, Ag, Au, यानी कि सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, ये ना तो वाटर के साथ रिएक्शन करती है कैसे ही पानी के, ना कोल्ड से ना हॉट से ना स्टीम से रिएक्शन करती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाती एक तरीके से। अब एक रिएक्शन समझते हैं। कैल्शियम क्या आती है बच्चों, ऊपर आती है ना। कैल्शियम की वाटर के साथ रिएक्शन कराने पर क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। ऐसी मैग्नीशियम की अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। लेकिन मैग्नीशियम किससे करेगी, हॉट वाटर से रिएक्शन करेगी। एक इंपॉर्टेंट नोट समझते हैं यहाँ पे बच्चों, डेंसिटी जो होती है ना कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, वो वाटर से ज्यादा होती है। यानी कि पानी के ऊपर ये तैर कैसे सकती है, लेकिन ये तैरती है। क्योंकि आपको पता है बच्चों किसी भी सब्सटेंस की जो डेंसिटी होगी अगर वो वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा होगी तो वो क्या होगी, उसके अंदर सिंक हो जाएगी। लेकिन जो अगर हम कुछ पीसीज कैल्शियम के, मैग्नीशियम के पानी में डालते हैं ना तो कैल्शियम मैग्नीशियम रिएक्शन करने लग जाती है वाटर के साथ, तो क्या होता है हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, हाइड्रोजन गैस के बबल्स, तो वो इस पे स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। जैसे आप पानी में ट्यूब लेके जाते हैं ना, ट्यूब आपको डूबने नहीं देती है, ऐसे ये जो बबल्स होते हैं ना हाइड्रोजन के, इस पर अटैच हो जाएंगे, इसको डूबने नहीं देंगे, ये फ्लोट करती रहती है। कभी कभी क्वेश्चन पे आ जाता है, ध्यान रखना, इसके जो बबल्स होते हैं वो स्टिक हो जाते हैं सरफेस पे, इसी वजह से कैल्शियम जो मेटल या मैग्नीशियम क्या करती है, फ्लोट करती है। अब आगे चलते हैं। अब आते हैं बच्चों एल्यूमिनियम, जो हमने अभी रिएक्टिविटी सीरीज समझी। जैसे एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, ये स्टीम के साथ रिएक्शन करेगी। किसके साथ, स्टीम के साथ, और क्या बनेगा, मेटल का ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के जो हम कराते हैं रिएक्शन वाटर के, यानी कि वाटर का फॉर्मूला बच्चों स्टीम का सेम होता है। स्टीम के साथ रिएक्शन करेगी तो ये बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। ऐसी एक रिएक्शन और बता दूंगा, जो आयरन है,
आयरन की रिएक्शन कराएंगे H2O के साथ, तो क्या बनेगा, Fe3O4 आयरन ऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनती है। लेकिन जो नीचे वाली रिएक्शन वो होती है, लेकिन जो नीचे वाली मेटल्स होती है हाइड्रोजन है, जैसे कि कॉपर, Hg, Ag, Au, ये रिएक्शन नहीं करती है। लेड भी गलत लिखा हुआ है, लेड जैसे Ag है, Ag की जब रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती है। कॉपर की जब रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं देती है। इसी वजह से बच्चों यही इंपॉर्टेंस है, बच्चों यही एक तरीके से जो हम कॉपर रिएक्शन नहीं कर रही है वाटर के साथ में, इसी वजह से जो बॉयलर होते हैं ना, बॉयलर होते हैं, आपने देखो जब पानी गर्म करते हैं नहाने के लिए, वो कॉपर के बनाए जाते हैं। किसके, कॉपर के, आयरन के नहीं बनाए जाते, क्योंकि बच्चों कॉपर जो है ना, इस जैसा पानी गर्म होगा तो क्या बनेगी, स्टीम वगैरह बनने लग जाएगी, तो वो उससे रिएक्शन नहीं करेगी, तो आप सेफ रहो एक तरीके से। अगर हम आयरन वगैरह के बनाने लगे बॉयलर, तो आयरन क्या करेगी बच्चों, जो स्टीम बनेगी ना पानी गर्म होने पर, तो उससे रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाएगी, जो कि एक तरीके से खतरनाक हो सकता है। आगे चलते हैं। अब देखिए हम एग्जाम्पल देखते हैं, मतलब एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे स्टीम की रिएक्शन मेटल के साथ में। एक यहाँ पे एक बर्नर है, यहाँ पर ग्लास वूल सॉफ्ट, यहाँ पर ग्लास वूल है, मतलब एक तरीके से रूई टाइप की, प्लास्टिक टाइप की रूप होती है, इसके अंदर वाटर होता है, और यहाँ पर एक मेटल का सैंपल लिया हुआ है। जब इसको गर्म करेंगे ना, इसके अंदर जो वाटर होगा तो स्टीम में चेंज हो जाएगा, तो स्टीम इसके साथ रिएक्शन करेगी, H2 है ना स्टीम का फॉर्मूला, इस मेटल के साथ, तो क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनने लग जाएगी। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलती हुई यहाँ पर पहुंचेगी, ऊपर क्या हो गया बच्चों, इसके बबल्स जाएंगे हाइड्रोजन के, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इकट्ठी हो जाती है। और आपको पता है हाइड्रोजन का टेस्ट कैसे करते हैं, पॉप, मैं कैंडल को लेके जाते हैं, उसके बाद पॉप साउंड की आवाज आती है, फटफट किसी आवाज आती है। आगे चलते हैं, अब आते हैं थर्ड रिएक्शन पर, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड। जब मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से कराई जाती है, तो मेटल का साल्ट बनेगा और कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। देखिए रिएक्शन देखते हैं, जैसे कि बच्चों सोडियम है, सोडियम मेटल, जैसे रिएक्शन करा रहे हैं HCl से, ये एसिड है तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा और कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। इसको बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, Cl के 2 हो गए, 2 के Cl के हो गए, 2 सोडियम के भी हो गए। ऐसे हम सोडियम की रिएक्शन कराते हैं H2SO4 से सल्फ्यूरिक एसिड से, तो वही बनेगा, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस, ये Na2SO4 बन जाएगा, Na2SO4 और कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। सोडियम के 2 है ना, तो यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करो, सोडियम के 2 गए, हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 2, SO4 का 1 SO4 में, तो क्या है, सोडियम सल्फेट, और ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड है ना एक सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब एक इंपॉर्टेंट गैस समझेंगे नाइट्रिक एसिड से, थोड़ा नाइट्रिक एसिड का केस थोड़ा सा अलग है, इसको बड़े ध्यान से समझना आपको। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट HNO3। नॉर्मली बच्चों जब हम नाइट्रिक एसिड के साथ मेटल की रिएक्शन कराते हैं, तो नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। जैसे मेटल रिएक्शन करती है ना एक तरीके से नाइट्रिक एसिड से, जैसे हाइड्रोजन गैस बनने वाली होती है, तो क्या करता है, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देता है, तो हाइड्रोजन की जगह वाटर बन जाता है। क्या बन जाता है, वाटर। तो यही लिखा हुआ है, व्हेन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3 then H2 is not evolved because dilute HNO3 is strong oxidizing agent, so as soon as hydrogen gas, जैसे ही हाइड्रोजन गैस बनती है, द नाइट्रिक एसिड क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है इसको H2 को, किसमें, H2O में। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको इसमें वेरी डाइल्यूट करते हैं, इसको पानी ज्यादा मिलाते हैं, जिससे कि स्ट्रॉन्गनेस क्या हो जाए, इसकी कम हो जाए। तो जब हम इसको वेरी डाइल्यूट कर लेते हैं, तो ये मैग्नीशियम से और मैंगनीज से रिएक्शन करता है, तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो रिएक्शन देख लेते हैं दोनों की। Mg की रिएक्शन कराएंगे हम किसके साथ में, वेरी डाइल्यूट HNO3 के साथ, HNO3। अब रिएक्शन हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा, बनेगा सॉल्ट ऑफ हाइड्रोजन, MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। इसको बैलेंस कर लीजिए, नाइट्रेट के 2 हैं तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये नाइट्रेट के 2 हो गए, हाइड्रोजन के 2 बैलेंस है, इसका नाम क्या, मैग्नीशियम नाइट्रेट। ऐसी Mn की रिएक्शन कराएंगे HNO3 से, तो क्या बनेगा, मैग्नीज नाइट्रेट बनेगा, MnNO3 का होल ट्वाइस प्लस
H2। इसी की तरह बैलेंस कर लेंगे, नाइट्रेट के 2 हैं तो यहाँ पर 2 की कर देंगे, तो ये बैलेंस हो। समझ में आ गया? आगे चलते हैं बच्चों। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड जिसका नाम है एक्वा रेजिया। पहले डेफिनेशन देखिए, एक्वा रेजिया इज ए मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशियो। यानी कि अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड HCl को और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 को कितने रेशियो मिला दें, 3:1 के रेशियो मिला दें, तो आपको जो भी एक लिक्विड मिलेगा उसका नाम होता है एक्वा रेजिया। इसको नॉर्मली क्या बोलते हैं, रॉयल वाटर भी इसको बोला जाता है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि बच्चों ये एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड होता है, क्योंकि जब इसमें गोल्ड या प्लेटिनम मेटल को डाला जाता है तो इन मेटल्स को डिसॉल्व कर देता है, गलाने लग जाता है, यानी उसकी लेयर छुटनी स्टार्ट हो जाती है। बच्चों गाँव में क्या होता था पहले, खैर अब तो ये सब लोगों को पता है, पहले गांव में कुछ लोग क्या करते थे, एक लिक्विड लेके जाते थे और बोलते थे कि अपनी ज्वेलरी जो है आपके घर में वो नहीं करा लो। तो कुछ महिलाएं क्या करती थी, वो अपनी ज्वेलरी लेके आती थी उनको देने के लिए कि इसको नहीं कर दो, तो उसमें डालते थे, डालने के बाद में थोड़ी देर बाद डिसॉल्व होनी स्टार्ट हो जाती थी, तो उनकी लेयर छूट जाती थी। तो महिलाओं को लगता था कि ये क्या होगी, नहीं होगी, जबकि ये पता नहीं होता था कि उसके जो मेटल्स था उसका वेट क्या होगा, थोड़ा सा कम हो जाता था। तो वो क्या करते थे, घर पे जाके उसको केमिकल रिएक्शन से उन मेटल को निकाल लेते थे, तो उनको बहुत ज़्यादा फायदा होता था। आज के टाइम में ये चीज़ ज़्यादातर लोगों को पता है, तो वो रॉयल वाटर का इस्तेमाल करते थे मेटल को डिसॉल्व करने के लिए। अब आते हैं बच्चों फोर्थ रिएक्शन पर। अभी तक हमने 3 रिएक्शन पढ़ी है मेटल्स की, अब आते हैं फोर्थ रिएक्शन पर, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद साल्ट सॉल्यूशन। बच्चों आपने ये रिएक्शन पढ़ी होगी पहले चैप्टर में, मैं आपको समझाऊं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की फॉर्म में। इसमें क्या होता है, ए मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव मेटल्स फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। एक मोर रिएक्टिव मेटल्स क्या करती है, लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्यूशन से क्या कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा रिएक्टिविटी सीरीज रिकॉल करा दूं, उसके बाद में वापस इसी पे आते हैं। देखिए आपको याद होगा एक रिएक्टिविटी सीरीज, सबसे पहले आती है पोटेशियम, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है, फिर आती है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg यानी कि मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। ऊपर वाली मेटल्स नीचे वाली मेटल्स को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देती है, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव होती है। नीचे वाली मेटल्स कभी भी ऊपर वाली मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकती। समझ में आ रही है बात? ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होती है, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती है। तो आते हैं बच्चों रिएक्शन को। जैसे बच्चों कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट के जो सॉल्यूशन में ये ब्लू कलर का होता है, इसमें जब हम आयरन की रिएक्शन कराते हैं तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है, बिकॉज ये ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो इसको डिस्प्लेस कर देगा। यानी कि डिस्प्लेस करने के बाद में ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो क्या बनेगा, FeSO4, और कॉपर अलग हो जाएगी। तो ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था वो ग्रीन में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे बच्चों जिंक की रिएक्शन हम करेंगे कॉपर सल्फेट से, जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में ये ऊपर आ जाता है। तो इसको जब हम रिएक्शन कराएंगे तो ये डिस्प्लेस कर देगा, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा, जिसका जो कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है, तो कॉपर अलग हो जाएगी। जैसे आपकी बुक में एक एक्टिविटी थी, उसको देख लेते हैं। इसमें क्या है बच्चों, एक बीकर में क्या है हमारे पास में, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, और एक दूसरे बीकर में आयरन सल्फेट, यानी कि बोलेंगे यहाँ पे CuSO4 है, और यहाँ पे क्या है, FeSO4 है। हल्का सा ग्रीन सा कलर होता है, लाइट ग्रीन इसका ब्लू कलर का सा होता है। इसमें हमने क्या डाली, कील डाली, यानी कि आयरन Fe। तो क्या होगा बच्चों, थोड़ी देर बाद इसका जो कलर होगा ना, वो कलर हो जाएगा ऐसे, क्योंकि इस पर कॉपर की जो लेयर्स होती है वो चढ़ जाती है। क्योंकि जब बच्चों कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में Fe को डाला जाता है ना, तो Fe ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसको डिस्प्लेस कर देगी, तो कॉपर की जो लेयर होती है ना वो आयरन पे चढ़ जाती है, तो इसका कलर ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है। अब उसके बाद में जो कॉपर हमने लिया बच्चों, आयरन सल्फेट लिया दूसरे बीकर में, और फिर हमने एक कॉपर वायर लिया, कॉपर वायर यानी कि Cu। तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बच्चों जब हमने FeSO4 में कॉपर के वायर को डाला जाता है, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कॉपर जो होता है वो इससे लेस रिएक्टिव होता है, इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो बच्चों इस रिएक्शन में डायग्राम में एक्टिविटी के थ्रू यही बताया गया है कि कौन मेटल्स किसको क्या करेगी, डिस्प्लेस करेगी। ऊपर वाली मेटल नीचे वाली मेटल्स को उसके सॉल्यूशन से क्या कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है। देखो बच्चों आपको मैं कुछ रिएक्शन समझा दूं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि Cu है,
कॉपर, इसकी हम सिल्वर नाइट्रेट से जब रिएक्शन कराते हैं तो इसको डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि कॉपर ऊपर आता है Ag से, तो क्या बनेगा CuNO3 का होल ट्वाइस बनेगा और क्या निकल जाएगी, सिल्वर अलग हो जाएगी। तो जो सिल्वर नाइट्रेट का यूज किया जाता है जब बोट वगैरह डलती है ना, तो उसमें इंक जो लगाई जाती है उंगली पर, वो आपको पता बहुत टाइम में छूटती है, तो वो सिल्वर नाइट्रेट की लगाई जाती है, क्योंकि बच्चों को इस तरीके से लगती है कि आपकी सेल के अंदर चली जाती है, तो उसको काफी टाइम लग जाता है छूटने में। क्यों लग जाता है? क्योंकि वो सेल के अंदर चली जाती है, तो सेल जब आप नहाते हो या आप ब्रश करते हो, कुछ भी काम करते हो, जब आपके हाथ की सेल डैमेज होनी स्टार्ट हो जाती है ना, तब जाके वो छूटती है। तो उसके बाद एक दो रिएक्शन और देख लेते हैं। अगर हम कराएं रिएक्शन इसकी कॉपर नाइट्रेट की किसके साथ से, Ag के साथ, तो रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बच्चों सिल्वर जो है ना, इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि कॉपर क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है किससे, सिल्वर से। तो आगे चलते हो। अब बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है हमारा, samples of four metals A, B, C, D were taken and added to the following solution one by one. The result obtained have been tabulated as follows. यानी कि आपको बच्चों चार मेटल दिए A, B, C, D, उसके बाद में इसकी रिएक्शन कराई जाती है मेटल की आयरन सल्फेट में FeSO4 से, कॉपर सल्फेट से CuSO4, जिंक सल्फेट से, सिल्वर नाइट्रेट से। क्या पूछा है देखिए, यूज द टेबल अबव to answer the following questions about the metal ABCD, which is the most reactive metal। कौन सी रिएक्टिव मेटल है? देखिए ये जो मेटल्स हैं ABCD, जब इसकी रिएक्शन आयरन सल्फेट से कराई जाती है, मतलब जब A की रिएक्शन कराई जाती है FeSO4 से, कोई रिएक्शन, इसका मतलब कम रिएक्टिव है। B रिएक्शन कराई जाती है B की आयरन सल्फेट से, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है यहाँ पर। लेकिन C से कराई जाती है, कोई रिएक्शन नहीं हो रही। D से कराई जाती है, कोई रिएक्शन नहीं हो रही। इसका मतलब बी जो है ना, अभी तक इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रहा है। इसका मतलब पहले का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। बात समझ में आ गई? अब आते हैं सेकंड पे, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। क्या होगा, क्या होता है जब आप बी की रिएक्शन कराई जाती है, बी को ऐड किया जाता है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। देखिए बी क्या है बच्चों, बी जो है वो रिएक्टिव मेटल है, किससे, Fe से। तो क्योंकि वो क्या कर रहा है, उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दे रहा है। तो यहाँ पर अगर बी की रिएक्शन कराएंगे कॉपर सल्फेट से, तो सिंपल सी बात है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, क्योंकि जो आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है तो कॉपर को भी कर सकता है, क्योंकि आयरन तो कॉपर से ऊपर आती है। तो क्या रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे लिख देंगे देयर विल बी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, अरेंज द मेटल ABCD इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज। मतलब हमें लिखना है कि ये जो मेटल में ABCD एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव उसको पहले लिखना है और सबसे लास्ट में जो सबसे कम रिएक्टिव है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सी मेटल थी, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल थी हमारी बी, है ना। तो बी पहला आ जाएगी सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल। अब देखते हैं दूसरी कौन सी थी, क्योंकि बी डिस्प्लेस कर रही है ना। अब उसके बाद में आ जाती है, देखिए जब इन चारों मेटल्स की रिएक्शन कराई जाती है कॉपर सल्फेट से, केवल ए रिएक्शन करती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये भी रिएक्शन नहीं करती, ये भी रिएक्शन नहीं करती है। इसका मतलब क्या है, बी के बाद जो दूसरी ज्यादा रिएक्टिव है वो है ए, तो यहाँ पे ग्रेटर देन ए आएगा। फिर आगे देखते हैं, इन चारों की रिएक्शन कराई जाती है यहाँ पर जिंक सल्फेट से, तो बी कोई रिएक्शन नहीं होती है, कोई रिएक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, है ना। आगे देखते हैं, उसके बाद में जब इन चारों मेटल्स की कराई जाती है, चारों मेटल की रिएक्शन, जैसे डी से करा रहे हैं, डी मेटल जब रिएक्शन कर रही है सिल्वर नाइट्रेट से, तो कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। लेकिन सी जब रिएक्शन कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट से, इसका मतलब वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है यहाँ पर। तो इसका मतलब दोनों में से जो रिएक्टिव है वो है सी, और लास्ट में कौन बचा, डी। तो ये ऑर्डर हो गया, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, बी, फिर ए, फिर सी, फिर डी। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है। आगे चलते हैं, अब कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं इंपोर्टेंट। पहला क्वेश्चन, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्जर्व आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ प्लेसिंग जिंक मेटल टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अभी रिएक्शन मैंने आपको बताई थी, अगर हम
नॉर्मली जिंक की रिएक्शन कराते हैं कॉपर सल्फेट से, तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनेगा जिसका कलर होता ही नहीं है, कलरलेस होता है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, द पेयर विच विल शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कौन से पेयर है जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देंगे। देखिए NaCl से अगर हम कराएंगे कॉपर मेटल की, कॉपर तो कम रिएक्टिव होती है, Na को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी, रिएक्शन नहीं होगी, यानी कि जिसमें ही फर्स्ट आ रहा है उसको हटा देना, फर्स्ट वाला का ऑप्शन हो ही नहीं सकता जिसमें फर्स्ट आ रहा है। सेकंड, सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन कॉपर मेटल से, तो कॉपर ज्यादा रिएक्टिव होती है सिल्वर से, इसका मतलब ये रिएक्शन होगी। उसके बाद तीसरी और देख लेते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट की रिएक्शन कराएंगे मैग्नीशियम मेटल से, मतलब मैग्नीशियम जो मेटल है ना वो ऊपर आती है एल्यूमिनियम से। देखिए पहले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो इसका मतलब ये इसको डिस्प्लेस कर देगी, ये भी रिएक्शन होगी। उसके बाद लास्ट की देखते हैं, ये भी राइट है, ये भी राइट है। जिंक सल्फेट की रिएक्शन आयरन मेटल से, क्योंकि आयरन जो आता है नीचे आता है जिंक से, तो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी, इसका मतलब ये वाली रिएक्शन हो, इन दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। दूसरा और तीसरा सही है। देखिए कौन सा ऑप्शन है, दूसरा तीसरा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आपको पता है दो होते हैं, एक होता है जिंक ऑक्साइड, एक होता है Al2O3, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब बच्चों एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम यहाँ पर, when Mg metal is treated with hot water, it's start floating on the surface of the water, the reason it's different behavior, मतलब जब हम मैग्नीशियम मेटल लेते हैं ना, वो वाटर पर डालते हैं हॉट वाटर में, वो एक तरीके से क्या करती है, फ्लोट करती है। क्या करती है, फ्लोट। इसका बिहेवियर जो है ये फ्लोटिंग करने का, उसका रीजन बताना है। पहला, Mg इज ए लाइटर एलिमेंट देन वाटर, मैग्नीशियम और कैल्शियम तो हैवी होती है ना, डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसका एग्जैक्ट रीजन नहीं है। Mg रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस विच हेल्प्स इन फ्लोटिंग, यानी कि मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम जब वाटर के साथ रिएक्शन करती है हाइड्रोजन गैस बनती है, जो कि उसको हेल्प करती है फ्लोटिंग में। एकदम करेक्ट है। तीसरा और देख लेते हैं, Mg रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस N2 गैस, ये तो गलत ही है, N2 गैस तो बनती नहीं है, H2 बनती है। Mg रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म CO2, ये भी गलत है, इसका मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है। बच्चों इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, अब आगे के जो टॉपिक्स करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। बच्चों अभी हमने समझी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स पर। ठीक है, जो हमने अभी मेटल की रिएक्शन पढ़ी थी ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनता था मेटल का, ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड बनता था। बच्चों यहाँ पे क्या होता है, जब कोई नॉन मेटल रिएक्शन करती है ऑक्सीजन के साथ, तो दो टाइप के ऑक्साइड बनते हैं, एक तो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं और दूसरे होते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। तो देखिए रिएक्शन, कोई नॉन मेटल लेते हैं जैसे कार्बन को जब जलाया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी कि दोनों की रिएक्शन होती है कार्बन की ऑक्सीजन के साथ, तो बनती है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। पर जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। कैसा होता है, एसिडिक नेचर। कैसे पता चलता है मैं एसिडिक नेचर है, जब इसको हम पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को H2O में, तो कार्बोनिक एसिड बनता है H2CO3, तो इसका नेचर एसिडिक है। ठीक है, ऐसे एक सल्फर की रिएक्शन देखते हैं, सल्फर जब जलाया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये क्या है, नॉन मेटल है, ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही है, जब सल्फर को जलाया जाता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या होता है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है, और सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करने पर H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड बनता है। और ये तो हो गए बच्चों नॉर्मली कैसे ऑक्साइड है, ये एसिडिक ऑक्साइड है। बट कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड भी होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, H2O वाटर, NO, N2O, ये सब क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड है, ना तो ये एसिडिक नेचर है इनका, ना बेसिक नेचर है। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझिए बच्चों, सल्फर जो होती है ना, सल्फर को स्टोर करके रखते हैं वाटर के अंदर, क्योंकि ये नॉर्मली हम इसको ऐसे ही रख देंगे तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जलने लग जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आगे चलते हो। अब आते हैं बच्चों सेकंड रिएक्शन पर। आपको याद होगा मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ में क्या होता था, मेटल का हाइड्रोक्साइड और मेटल का ऑक्साइड बनता था स्टीम से कराने पर। बट बच्चों आपको याद होगा वहां पर मेटल वाटर के साथ रिएक्शन कैसे करती थी, वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन को मेटल क्या प्रोवाइड करती थी, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लेने पर क्या बनती थी, हाइड्रोजन गैस।
बट यहाँ पे आपको पता है नॉन मेटल जो होती है वो एक्सेप्टर होती है, वो इलेक्ट्रॉन लेती है, तो दे नहीं सकती, इसका मतलब ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। नॉन मेटल डू नॉट react with water to evolve hydrogen gas because क्यों नहीं करती है? Because non-metals being itself an acceptor of electrons, क्योंकि वो क्या लेती है? इलेक्ट्रॉन लेती है, cannot give electrons to the hydrogen ions into hydrogen gas, यानी कि हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए उसको वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं कर सकती H पॉजिटिव आयन को। अब नॉर्मल बात है, आपको याद होगा मेटल रिएक्शन करती थी एसिड से H2 गैस बनती थी, क्यों बनती थी? क्योंकि वो मेटल क्या करती थी? हाइड्रोजन आयन को H पॉजिटिव वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करती थी। तो यहाँ पर भी रिएक्शन नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि सेम थिंग है बिल्कुल यहाँ पे, क्योंकि नॉन मेटल्स क्या होती है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, वो डोनेट नहीं कर सकती, तो एसिड के साथ भी रिएक्शन नहीं होती किसकी? नॉन। अब आते हैं बच्चों, कोई मेटल एक नॉन मेटल से रिएक्शन कैसे करती है। देखिए इसको हम समझने के लिए पहले कुछ नॉन रिएक्टिव यानी कि नोबल गैसेस के बारे में समझेंगे, उनके एटॉमिक नंबर के बारे में, उसके बाद ही आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर कुछ नोबल गैसेस हैं, पहले आप समझो नोबल गैसेस क्या होती है। इनको हम इनर्ट गैस या नॉन रिएक्टिव क्या बोलते हैं? नॉन रिएक्टिव गैसेस भी बोलते हैं। एक पीरियडिक टेबल में, मतलब जहाँ पे एलिमेंट रखे जाते हैं साथ में एक एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो वहाँ पर एक कॉलम के अंदर ये सब गैसेस आती है, जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ये जो गैसेस होती है ये केमिकली अनरिएक्टिव होती है, किसी से भी रिएक्शन नहीं करती। इसका रीजन समझते हैं। जैसे कि हीलियम है, इसके जिसके पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 ही प्रोटॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर इसका होता है 2। तो पहली शेल में इसकी के जो शेल होती है 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो नियोन होती है उसका एटॉमिक नंबर होता है 10। तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर एल में दूसरी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8 हो गए। तो इसके कंप्लीट 8 बने हुए हैं। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, पहली शेल में 2, फिर 8, फिर 8। तो ऐसी बच्चों जो और नॉन रिएक्टिव गैसेस होती हैं, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, उनकी भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कहने का मतलब है ये इनका कंप्लीट ऑक्टेट होता है। और देखिए ऐसा माना जाता है कि अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसको केमिकली अनरिएक्टिव माना जाता है। केमिकली अनरिएक्टिव का मतलब होता है वो मिनिमम एनर्जी में होता है। कोई भी एटम चाहता है कि वो मिनिमम एनर्जी में रहे, और मिनिमम एनर्जी कब एक्वायर्ड करता है? वो जब अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 बना लेता है, हीलियम 2 बनाती है, हाइड्रोजन इसके जैसी बननी चाहती है, तो बाकी सब 8 बनाना चाहते हैं जिससे कि कम से कम उनकी एनर्जी रहे। तो कहने का मतलब है 8 की कंडीशन पर कोई एटम को क्या माना जाता है? एक स्टेबल माना जाता है। तो यह बात समझ में आ गई सबको? तो इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने? 8। अभी हम आते हैं कॉन्सेप्ट पर। पहले देखिए अब यहाँ पर कुछ मेटल्स के एटॉमिक नंबर दिए जो आपको काम आएंगे आयनिक बॉन्ड बनाने में, याद रखने। सोडियम का 11 होता है पहली शेल में, 2, 8, 1। मैग्नीशियम का 12 होता है, एल्यूमिनियम का 13, तो पहली शेल में 2, 8, 3। ऐसे पोटेशियम का 19, 2, 8, 8, 1, तो पहली शेल में 2, 8, फिर तीसरे में 8, फिर लास्ट में 1। कैल्शियम का 20 होता है, तो पहली शेल में 2, 8, 8, 2। कहने का मतलब मेटल की ये पहचान होती है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या 2 होंगे, या 3 होंगे। ध्यान रखना इस बात को। अब आते हैं नॉन मेटल्स के बारे में समझते हैं। नॉन मेटल्स जैसे नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सेकंड वाली में 5 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर कितने होते हैं? आउटर मोस्ट सेल में 6 होते हैं। तो ऐसे ही बच्चों आउटर मोस्ट सेल में इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो या तो 5 होते हैं, या 6 होते हैं, या 7 होते हैं। ये पहचान होती है किसकी? नॉन मेटल्स की। मेटल की पहचान होती है 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं। देखिए नॉर्मली क्या होता है, कोई भी एटम चाहता है कि किसके जैसा बनना? इनके जैसा बनना। ये चाहता है हर कोई एटम कि मेरी आउटर मोस्ट सेल में के 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, जिससे कि मैं स्टेबल हो जाऊँ। हम अब वो स्टेबल कैसे हो सकता है इसको समझते हैं। देखिए नॉर्मली कोई भी एटम क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या एक्सेप्ट करता है। तो देखिए पहले हम समझते हैं बच्चों आयन कैसे बनता है। सोडियम है जैसे हमारे पास में, सोडियम एटॉमिक नंबर है 11 इसका, पहली शेल में 2, फिर 8, लास्ट में 1। ठीक है, तो ये कटायन बनाता है नॉर्मली। जैसे सोडियम है,
है ना। सोडियम मेटल क्या करें, सोडियम मेटल जो है उसका जो एटम क्या चाहेगा कि उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने बन जाए, 8 इलेक्ट्रॉन बन जाए, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहेगा यहाँ से, तो वो क्या बनाएगा, कटायन बनाएगा। तो यह क्या करेगा, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो यहाँ पर बनेगा क्या बनेगा, Na पॉजिटिव, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। ठीक है, ऐसे बनता है कटायन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कटायन। ऐसे नॉर्मली क्या होता है, कैल्शियम है ना, कैल्शियम का होता है 20, तो पहली शेल में 2 8 8 2, तो कैल्शियम क्या करेगा, कैल्शियम अपने पास से 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिमूव करेगा, निकाल देगा, तो क्या बनेगा, कैल्शियम पर प्लस का 2 चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये कटायन बन रहा है पॉजिटिव आयन। अब बात करते हैं अनायन कैसे बनता है। नॉर्मली जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पहले शेल में 2, उसके बाद में 5, तो इसको 8 बनाने है ना, तो ये क्या करेगा, 5 तो देखिए इसको 8 बनाना चाहता है, तो 5 तो किसी को डोनेट नहीं कर सकता, तो ये चाहेगा कोई इसको 3 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो नाइट्रोजन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन लेती है किसी से, तो यहाँ पे बनेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे नॉर्मली ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो पहली शेल में 2 6 यहाँ पर, तो 2 लेने इसको किसी से है ना, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव, इसको बोलते हैं अनायन। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको अनायन। अभी और डिटेल में समझेंगे इसको, आगे चलते हैं हम। फिलहाल देखिए, अब हम समझते हैं बच्चों केमिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्ड बच्चों, केमिकल बॉन्ड होता है एक फोर्स होता है जो लिंक्स करता है मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम को, या दो से ज्यादा, या आयंस को जोड़ता है। तो क्या बताया हमने, द फोर्स विच लिंक्स द एटम्स और आयंस इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ए केमिकल बॉन्ड, यानी कि जो एक मॉलिक्यूल को कंबाइन करता है। फॉर एग्जांपल जैसे NaCl, यानी कि ये कैसे बना होगा, इनके बीच में पहले ये एक अलग एटम है, ये अलग एटम है, तो दोनों जुड़े होंगे किसी फोर्स के थ्रू, है ना। तो इनको जो लिंक कर रहा है ना, जो जोड़ रहा है, वो केमिकल बॉन्ड है। अब कॉज क्या है केमिकल बॉन्ड का, केमिकल बॉन्ड बनता क्यों, अभी मैंने आपको क्या बताया, जितने भी एटम्स होते हैं सबकी टेंडेंसी होती है किसके जैसा बनना, इनर्ट गैस नॉर्मल गैस के जैसा बनना। ऑल द एटम्स हैव अ टेंडेंसी टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट, यानी कि वो चाहते हैं जो नॉर्मल गैस या इनर्ट गैस या नॉन रिएक्टिव गैस के जैसी इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बन जाए, 8 इलेक्ट्रॉन बन जाए। वो कैसे चाहते हैं, 8 बनाना चाहते हैं, और हाइड्रोजन 2 बनाना चाहते हैं, किसकी तरह, हीलियम की तरह, इन देयर आउटर मोस्ट सेल एंड बिकम मोर स्टेबल, जिससे कि वो स्टेबल हो जाए। एटम्स कैन अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इन 3 वेज। अब मैं आपको समझाता हूँ, देखिए हर कोई एटम चाहता है कि मुझे किसके जैसा बनना है, इनर्ट गैस के जैसी इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट बनानी, जिससे कि मेरे आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बन जाए और मैं काफी स्टेबल हो जाऊँ। जैसे नॉर्मली बच्चों किसी का लाइफ में बहुत आइडियल, हम सोचते हैं उसके जैसा बनना चाहते हैं, तो हर कोई एटम क्या है, ये चाहेगा उसका आउटर मोस्ट सेल में 8 हो जाए, जिससे कि वो लो एनर्जी में रहे। लो एनर्जी में रहने से एटम को क्या माना जाता है, स्टेबल माना जाता है। अभी कोई भी एटम 3 तरीके से इस टाइप की स्ट्रक्चर को अचीव कर सकता है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट में कैसे बना सकता है, 3 तरीके से। अब वो वेज क्या है, सबसे पहला वेज है, कोई भी एटम क्या कर सकता है, बाय लूजिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स, यानी कोई एटम क्या कर सकता है, जैसे मेटल्स होती है उनके आउटर मोस्ट सेल में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, या 2 या 3, ठीक है, वो क्या कर सकती है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊँ, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, पहली शेल में 2 8 1। अब देखिए मान लो इसको 8 बनाने लास्ट में, है ना, तो इसको पूरे 8 बनाने के लिए यहाँ पे कितने की जरूरत है, 7 की, तो 7 का तो कोई इतने सारे इलेक्ट्रॉन कोई देगा नहीं इसको, मतलब इतना सारा कर्जा कौन देगा। अब ये सोचेगा इतना तो मुझे मिल नहीं रहा कहीं से, तो ये सोचेगा मैं इसको ही निकाल देता हूँ, तो ये क्या करेगा, एक ऐसा एटम को ढूंढेगा जिससे कि उसको इलेक्ट्रॉन दे सके, उसके साथ कंबाइन हो जाएगा फिर ये, यानी कि क्या करेगा, डोनेट कर देगा। एक भी कर सकता है, जैसे कैल्शियम है उसके आउटर मोस्ट सेल में 2 है, तो वो 2 कर देता है, जिसके 3 आ रहे हैं वो 3 कर देता है, जैसे एल्यूमिनियम 3 निकाल देता है आउटर मोस्ट सेल से। तो पहला तरीका है लूज कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, बाय गेनिंग 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। देखिए मैं आपको समझाऊं इसका मतलब क्या है, जैसे लास्ट में किसी के 1 2 3 है,
तो वो क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। जैसे 5, 6, 7 है तो वो क्या करते हैं, गेन करते हैं। शेयरिंग भी कर लेते हैं, वैसे ऐसी बात नहीं है, ऊपर वाला भी कभी कभी कुछ एलिमेंट कुछ कंडीशन में शेयरिंग भी हो जाती होगी। तो फिलहाल मोटी मोटी बात समझिए, 5, 6, 7 पर एक तरीके से आउटर मोस्ट सेल होने पर, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होने पर क्या होगा, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देते हैं किसी से। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 17 होता है, 287। अब बच्चों ये क्या करेंगे, क्लोरीन जो है इसका जो एटम है इसको 8 बनाने हैं। अब ये देखिए 8 बनाने के लिए एक तरीका ये है इसका कि एक इलेक्ट्रॉन ले किसी से, है ना, 8 हो जाएंगे। एक तरीका ये किसी को दे दे। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन तो दे नहीं सकता किसी को इतने सारे इलेक्ट्रॉन से, ये सोचा कोई इसको इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये गेन करेगा। तो जिसके लास्ट में 5, 6, 7 आएंगे वो लेंगे इलेक्ट्रॉन, किससे गेन करेंगे। ठीक है, तो शेयरिंग भी कर लेते हैं। अब आते हैं तीसरी कंडीशन क्या है, शेयरिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अब शेयरिंग से हो सकता है। अब देखो पहला तरीका क्या था, किसी के पास बहुत पैसा भी कोई डोनेट कर दो कि कोई दिक्कत नहीं, बहुत पैसा हमारे पास। दूसरा, किसी को कर्जे लेना है ना, इलेक्ट्रॉन लेने। अब तीसरा तरीका क्या है, मान लो आपके पास, मान लो 2 लड़के, उनके पास 2-2 लाख रुपए हैं, लेकिन कोई बिजनेस करना उनको, और बिजनेस होगा 4 लाख में। अब 2 लाख में हो नहीं सकते, वो क्या करेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन ना वो देने हो सकता है ना वो दे सकता है, तो दोनों क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। बात समझ में आ गई। और शेयरिंग ज्यादातर जब कार्बन बहुत करती है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो शेयरिंग करती है। वैसे ये नॉन मेटल्स भी शेयरिंग करती है। ठीक है, अब आते हैं बच्चों 2 टाइप के केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, जिससे कोई 2 या 2 से ज्यादा जो एटम्स हैं यानी कंबाइन होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। पहला होता है आयनिक बॉन्ड, जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, फिर पढ़ेंगे हम 4th चैप्टर में कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो हमें इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले आयनिक बॉन्ड क्या होता है। देखिए अब पढ़ेंगे बच्चों आयनिक बॉन्ड के बारे में। अभी मैंने आपको समझाया केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आयनिक बॉन्ड, एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड। अब समझते हैं आयनिक बॉन्ड कब बनता है और डेफिनेशन क्या आयनिक बॉन्ड की। आयनिक बॉन्ड बच्चों नॉर्मली आयनिक बॉन्ड बनता है जब कोई मेटल रिएक्शन करती है नॉन मेटल से, यानी कि एक मेटल इलेक्ट्रॉन देती है किसको, नॉन मेटल को। तो यानी कि द केमिकल बॉन्ड formed by sharing of electrons from one atom to another atom। एक एटम से दूसरे एटम की तरफ क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। जब एक मेटल की रिएक्शन कराई जाती है नॉन मेटल से, तो क्या बनता है बच्चों, आयनिक बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड एक डोनेटर होता है इसमें, एक एक्सेप्टर होता है। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, और MgCl2, और देखिए और एग्जांपल CaO और CaCl2 और भी होते हैं। ठीक है, इसमें एक मेटल है, दूसरी नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, तो मेटल नॉन मेटल के बीच में बनता है। तो अब बच्चों पेपर में क्या आता है, पेपर में इसकी फॉर्मेशन आ जाती है कि इस आयनिक बॉन्ड को डॉट स्ट्रक्चर फॉर्म में दिखाइए। तो देखिए समझते, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, आगे देखते हैं। सबसे पहले हम समझे NaCl बनाते हैं। पहले NaCl, पहले हमें सोडियम का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए ना। तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, लास्ट में 1, और Cl के 17 होता है एटॉमिक नंबर, पहली शेल में 2, फिर 8, फिर 7। अब देखो बच्चों ये 8 बनाना चाहता है आउटर मोस्ट सेल में, तो ये क्या करेगा, इसको कोई साथ तो देगा नहीं, कोई इतना कर्जा दे दे बिल्कुल नहीं देगा। तो ये सोचेगा कोई मुझे ऐसा मिल जाए जिसको मैं एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दूं। अब इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 7 तो किसी को दे नहीं सकता क्योंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। सोचे कोई मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे, मैं ऑक्टेट बना लूंगा, एक स्टेबल हो जाऊँ। तो ये दोनों मिल जाएंगे, तो ये इसको डोनेट करेगा, किसको, क्लोरीन को। अब बनाएंगे कैसे, देखिए Na के सबसे पहले लास्ट में जो दिखाते हैं डॉट स्ट्रक्चर में,
आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? सिर्फ आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन। जैसे कि Na के पास एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, और क्लोरीन के पास है कितने आउटर मोस्ट सेल में? 7। तो 7 कट मार के ऐसे दिखा दूंगा। इसने क्या कर दिया? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट कर दिया। ट्रांसफर में ट्रांसफरिंग दिखा रहा हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। एक सेकेंड। अब बच्चों क्या बना यहाँ पे? Na ने यहाँ पर क्या दिया? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, और Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लिया इससे। तो इसको ऐसे दिखा दो, इस तरीके से दिखाते हैं। यहाँ पर टोटल इसके पहले आप दिखा दो 1 2 3 4 5 6 7। तो इसने यहाँ पर डोनेट किया था, फिर यहाँ पे ऐसे दिखा देते हैं। उसके बाद में इस पर नेगेटिव चार्ज 1 दिखाते हैं। क्लियर? तो ऐसे दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब जिसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो ये दोनों जुड़ गए, तो अभी हमेशा दोस्त रहेंगे। जैसे आपने मान लो किसी को कर्ज दे दिया, उस आपने बोला कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, तो आप सोचोगे यार ये तो मेरा बहुत पक्का दोस्त है, तो उसका साथ छोड़ेगा नहीं, ये भी नहीं छोड़ेगा, है ना। अब इनकी डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं बाकी के। जैसे एक देख लेते हैं MgCl2 की देख लेते हैं, और कैल्शियम ऑक्साइड की देख लेते हैं। देखिए बच्चों, अभी मैंने क्या बताया? MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, तो 282। आउटर मोस्ट सेल में कितने हो गए? इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन का अभी बताया मैंने 17 होता है इनका, तो याद ही रखो आप 287। तो ये चाहेगा मेरे आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो ये 2 डोनेट करना चाहेगा, क्योंकि 6 कोई देगा नहीं इसको। ये चाहेगा मेरे पास 1 आ जाए, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? यहाँ पर Mg जो है, Mg उसके पास आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ पर चाहिए तो एक एटम को एक चाहिए, तो यहाँ पर 2 है ना, Cl2 2 है क्लोरीन के, तो यहाँ पे 2 बना लेंगे आप। यहाँ पे कट मार के दिखा दो, ये इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ आउटर मोस्ट सेल के, इसके पास कितने? 7। तो एक यहाँ दिखा, तो एक इसने क्या करा? इसको डोनेट कर दिया यहाँ। ऐसे दूसरा क्लोरीन का आइटम, उसके भी आप 7 दिखा दो आउटर मोस्ट सेल में, एक इसका आ गया। अब ये इसको डोनेट करेगा एक, तो एक इसे दिया, एक इसे दे दिया, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? क्या बनेगा? देखिए यहाँ पे बनेगा Mg ऐसे दिखा देंगे, प्लस का 2 चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे इसने। और क्लोरीन का ऐसे दिखा दो आप Cl7, तो आप ऐसे दिखा दो इसके कट मार कर, है ना, कट के साइड से 7 हो गए। अभी कितने को? 6। एक क्या दिखा दो। अब एक इसने लिया हुआ है, उसके बाद में या तो यहाँ पे 2 करके दिखा दो, या यहाँ पे 2 लगा के दिखा दो। ये नॉर्मली आप यहाँ दिखा सकते हो, यहाँ भी दिखा सकते हो, बात समझ में आ रही? तो ये आप ऐसे भी दिखा सकते हो। तो अब इस पर नेगेटिव चार्ज है, कितना? 1 नेगेटिव चार्ज है। क्लियर? तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं आप, इसको 2 की मल्टीप्लाई करके यहाँ भी दिखा सकते हो। तो इस तरीके से बन गया। तो इसको आप नॉर्मली ऐसे भी लिख लेते हैं, MgCl2। अगर आप भूल जाओ तो ऐसे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। एक और निकाल दो मैग्नीशियम ऑक्साइड का। देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg, या एक कैल्शियम ऑक्साइड का देख लेते है ना। Mg का तो हम देख लिए, CaO। कैल्शियम का होता है 20, तो पहली चेन में 2 8 8 और 2। ऑक्सीजन के 8 होते, तो 2 6, यानी कि इसको 2 निकालने 8 बनाने के लिए इसको 2 चाहिए। तो क्या हुआ यहाँ पर? जो कैल्शियम है उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल के दिखाते हैं डॉट स्ट्रक्चर में। और यहाँ पर क्या? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास है आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों डोनेट कर देगा इनको, तो दोनों डोनेट कर दिए। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? CaO बन जाएगा। कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में आप इस तरीके से पहले 6 लिख दो, उसके बाद में 2 यहाँ दिखा दो। तो यहाँ पर लगा दो माइनस का 2 चार्ज। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है CaO। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप 2-3 बना के देख लेना, 1-2, जैसे एक वो बना के देख लेना, आपका ये वाला बना के देख लेना AlCl3। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट सेल में, तो एक एक दे देना इनको। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़े? आयनिक कंपाउंड। अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी,
उनकी फिजिकल स्टेट कैसे होती है, यानी कंपाउंड जो होते हैं जनरली सॉलिड होते हैं, क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टल की फॉर्म में, है ना, रूम टेम्परेचर पर ऐसे क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं इस तरीके से। इसका रीजन क्या है, क्योंकि बच्चों ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इनमें ये बने कैसे होते हैं, ये बने होते हैं अपोजिट चार्ज से, पॉजिटिव से नेगेटिव से। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है ना अट्रैक्शन का, उसको चार्ज के बीच का होता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। तो एक वो एक रेगुलर स्ट्रक्चर बना देते हैं, है ना, इसी वजह से सॉलिड फॉर्म में होते हैं। उसके बाद आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पर, ये कैसे होते हैं बच्चों, हार्ड होते हैं और बिटर होते हैं, मतलब सॉलिड टाइप में, और जैसे फोर्स लगाते हैं उस पर तो ये चूड़ा सा बन जाता है, इनका बिटर होते हैं। दे आर हार्ड एंड बिटर बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयन, क्योंकि इसके बीच में अपोजिटली चार्ज आयंस होते हैं, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इस ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चों इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से इनको, उनके बीच का फोर्स को तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो इसी वजह से इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी। नॉर्मली जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, जो जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि नॉर्मली कैरोसिन और पेट्रोल में, ये क्या होते हैं, सॉल्युबल नहीं होते। किसमें घुलते हैं, पानी के अंदर, इसमें नहीं घुलते हैं, क्योंकि बच्चों पानी के अंदर घोलने पर क्या होता है, पानी के अंदर जब डाले जाते हैं आयनिक कंपाउंड्स को, जैसे नमक होता है NaCl, तो घुल जाता है, क्योंकि पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है, मतलब एक ऐसी एबिलिटी होती है जो उनके बीच के बॉन्ड को क्या कर देती है, वीक कर देती है। अब आते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी पर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। नॉर्मली सॉलिड स्टेट में, जैसे आपने बच्चों एक डिब्बा लिया, उसके अंदर नमक भर दिया, उसके बाद फिर आपने इस नमक भरने के बाद में एक तार लगाया और एक बैटरी लगाई और फिर एक बल्ब लगाया, ये बल्ब जलेगा नहीं, यानी ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि सॉलिड स्टेट में ये कंडक्शन नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी का। दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज आयंस कैन नॉट मूव फ्रीली, क्योंकि बच्चों आयन वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, जिससे कि चार्ज, जिसको चार्ज को लेके जा सके इलेक्ट्रॉन को, वो अपनी स्टेट पर जगह पर रहते, फ्रीली मूव नहीं करते सॉलिड स्टेट में, है ना। जैसे ये चार्ज पड़ा हुआ है तो ये मूव नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर हम इनको गला दें, गर्म करते हैं, बिल्कुल मेल्ट कर दें, है ना, मोल्टन स्टेट कर दें, मोल्टन स्टेट, यह पानी मिला दें इनके अंदर, क्या मिला दें, पानी मिला दें, क्योंकि पानी मिलाने से क्या होगा, ये जो साल्ट होता है ना बच्चों, ये आयनाइज हो जाता है, आयंस में टूट जाता है। हमने साल्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था, उसमें एसिड बेसिस वाले में, उसमें साल्ट के बारे में पढ़ा होगा आपने। तो जब इसको अगर हम मोल्टन स्टेट में या इसके अंदर पानी मिलाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, चार्ज फ्रीली मूव करने लग जाता है। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज आयंस आर फ्री टू मूव, तो आयंस क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं थोड़े से मूव होने के लिए। तो जब इसमें हम वायर जोड़ते हैं तो यहाँ से क्या हो जाता है, बैट जैसा आपने क्या लगाया, सेल से एक तार लगाया और दूसरा इस तरीके से दूसरे सिरे से जोड़ दिया, तो यहाँ से करंट जाएगा, तो वो चार्ज, जो चार्ज होगा ना, चार्ज यानी कि आयंस होंगे वो इलेक्ट्रॉन को लेके जाएंगे, तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने स्टार्ट हो जाएगा। बच्चों अभी तक हमने इस चैप्टर में किया कि जो मेटल्स के और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर का हाफ पार्ट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है। यानी कि बच्चों जो मेटल आपने सराउंडिंग देखते हो, जैसे कि आयरन की, जो लोहे की जो विंडोज होती है, दरवाजे होते हैं, और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है, फॉइल होती है, कॉपर के तार होते हैं, और गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी बनाई जाती है। ये मेटल कैसे निकाली जाती है अर्थ के अंदर से, तो यही प्रोसेस हम देंगे। हम देखिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे अकरेंस ऑफ मेटल्स। इसका मतलब है कि मेटल की प्राप्ति कैसे की जाती है। बच्चों जो मेटल्स होती है, जितनी मेटल्स होती है जो कॉपर से ऊपर होती है, अबव द कॉपर इन द रिएक्टिविटी सीरीज, आपको याद होगा रिएक्टिविटी सीरीज, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, टिल, लेड, हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर, Hg, Ag, Au आती है। कॉपर से ऊपर की जो मेटल्स आती है वो ज्यादा रिएक्टिव होती है, वो हमेशा कंबाइन फॉर्म में पाई जाती है, यानी कि जैसे सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, इस फॉर्म में। लेकिन जो गोल्ड होती है, गोल्ड और प्लेटिनम, ये कैसे मिलते हैं आपको, फ्री स्टेट में मिलती है, क्योंकि लीस्ट स्टेट की मेटल्स होती है। गोल्ड तो प्योर, इसलिए बच्चों जो गोल्ड है वो महंगी इसलिए होती है क्योंकि वो रिएक्शन नहीं करती है। अब समझते हैं दो टर्म हम, मिनरल्स क्या होते हैं और ओर्स क्या होते हैं। बच्चों जो भी चीजें अर्थ से निकाली जाती है, जो नेचुरल मटेरियल से निकाले जाते हैं, सब क्या है, मिनरल्स होते हैं, या नेचुरल मटेरियल्स इन विच द मेटल्स और
देयर कंपाउंड्स आर फाउंड इन अर्थ आर कॉल्ड मेटल्स। सब जो अर्थ से निकाली जा रही है मटेरियल्स, मेटल्स, कंपाउंड सब क्या है, मिनरल्स है। अब आते हैं हम ओर्स पर। ओर्स क्या होते हैं, मिनरल फ्रॉम विच द मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली आर कॉल्ड ऑर्स। यानी कि हम उन मिनरल्स को ऑर्स बोलेंगे जिनसे मेटल्स कम खर्चे पर और आसान तरीके से निकाले जा सके। जैसे हमने अर्थ से एक वो निकाला कोई स्टोन NaCl का, जैसे हमने निकाला सोडियम क्लोराइड, और एक निकाला हमने Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ठीक है। अब देखो सोडियम क्लोराइड जो होता है ये सोडियम का ऑर्स होता है। क्या होता है, ऑर्स। ऑर्स का मतलब है देखिए जो मिनरल से कोई मेटल आसान तरीके से निकाली जा सके तो उसको ऑर्स बोलते हैं। अब ये दोनों मिनरल्स हैं, लेकिन मान लो इससे हमारी मेटल निकालने में कम खर्चा आता है, बहुत आसानी से निकल जाती है सोडियम, लेकिन इसमें इससे निकालने से ज्यादा मेहनत लगती है, खर्चा ज्यादा आता है। तो इसका मतलब ये हमारी क्या है बच्चों, ये दोनों मिनरल्स है लेकिन इसको हम सोडियम का ऑर्स बोलेंगे जिससे कम खर्चा लगता है। बात समझ में आ रही है। जैसे नॉर्मली कॉपर को, कॉपर के दो ऑर्स होते हैं, कॉपर ग्लांस, एक होता है Cu2O, एक इससे निकाली जाती है कॉपर। ऐसे ही बॉक्साइट होता है एल्यूमिनियम का, हेमेटाइट होता है आयरन का, और सिनाबार होता है इसका मरकरी का, मरकरी इससे निकाली जाती है HgS से। और यानी कि इससे सबसे आसानी से और कम खर्चे से निकलती है हमारी मेटल। तो ये मिनरल्स भी है, बट इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्स बोलेंगे। कहने का मतलब है बच्चों जितने भी ये ऑर्स होते हैं सब मिनरल्स होते हैं, लेकिन सारे मिनरल्स ऑर्स नहीं होते। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हमेशा एक बात ध्यान रखनी है आपको, जो गवर्नमेंट हमेशा जहाँ पर भी एक्सट्रैक्शन कराती है वहीं पर कराएगी एक्सट्रैक्शन मेटल का जहाँ पर उसको कम खर्चा लगेगा। मान लो कहीं पर एक जगह पर कि किसी ने बोला कि यहाँ पे मेटल निकल सकती है, तो गवर्नमेंट ने वहाँ पे खुदाई वगैरह कर दी। अगर मेटल ही 1-2 किलो निकली तो बच्चों इतना तो गवर्नमेंट का खर्चा हो जाएगा मजदूरों का और मशीनरी का हो जाएगा। तो हम तो गवर्नमेंट वहाँ पर माइनिंग कराती है जहाँ पर उसको फायदा होता है। बात समझ में आ रही, आगे चलते हुए अब हम समझेंगे एक फ्लो चार्ट के थ्रू कि मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है और कौन कौन से उसमें प्रोसेस यूज किए जाते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास होता है ऑर्स, ठीक है। हम क्या करते हैं उसका, सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है जो इम्प्योरिटीज होती है ना मोटी मोटी, ऐसे रेत वगैरह मिट्टी के पार्टिकल्स उसे निकालते हैं, उसको कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। उसके बाद जो मेटल मिलती है, मतलब जो हमें ऑर्स मिलेगा कॉन्सेंट्रेशन करने के बाद में, उसमें जो मेटल्स होंगी वो रिएक्टिविटी के बेस पर 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं उसको। यानी कि पहली आती है मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, फिर आती है मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी जो कम रिएक्टिव होती है, यानी कि फिर आती है मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी और सबसे लेस रिएक्टिव मेटल्स होती है। अब जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती है उनको हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, उस पर इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, फिर प्योर मेटल मिलती है। और उसके बाद में जो बच्चों मीडियम रिएक्टिविटी मेटल्स होती है जैसे जिंक, आयरन, टिन, लेड, अगर वो कार्बोनेट और है उसके अंदर जिंक कार्बोनेट है तो हम उसका कैल्सिनेशन करेंगे। कैल्सिनेशन का मतलब होता है हम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको हीट करते हैं। अगर बच्चों को सल्फाइड का और होता है जैसे जिंक सल्फाइड, तो हम उसको उसकी रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग का मतलब होता है जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है हम उसको हीट करते हैं। इन प्रोसेस से हमें मेटल का ऑक्साइड मिलता है। मेटल का ऑक्साइड को हम रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन कराते हैं, फिर हमें प्योर मेटल मिल जाती है। जो हमारी लो रिएक्टिविटी मेटल होती है जैसे उसको हम क्या करते हैं, सल्फाइड, जो सल्फाइड और की फॉर्म में होती है जैसे कि HgS सिनाबार, हम उसको रोस्टिंग करते हैं, फिर वो मेटल किस में कन्वर्ट हो जाती है, मेटल मिल जाती है, फिर उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं, रिफाइनिंग वगैरह करते हैं। तो ये जो मेटल्स आपको दिखाई दे रही है ये हाई रिएक्टिव मेटल्स होती है, इनको अलग करने का प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। और ये जो मेटल्स आपको दिखाई दे रही है जिंक, आयरन, टिन, लेड, कॉपर, इनका जो एक्सट्रैक्शन किया जाता है लास्ट में वो रिडक्शन मेथड से किया जाता है। और ये जो मेटल्स होती है ये हमें मिलती है नेटिव स्टेट में। अब आते हैं बच्चों एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के प्रोसेस पर। देखिए हम जैसा भी हमने फ्लो चार्ट के थ्रू समझा, अब हम इस प्रोसेस को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखिए सबसे पहले आते हैं एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है। टू ऑब्टेन ए मेटल फ्रॉम इट्स ऑर इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी कि मेटल को निकालना उसके और से, उसको प्रोसेस को एक्सट्रैक्शन बोला जाता है। अब देखिए बच्चों कई स्टेप्स होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि मेटल्स आपने निकाली, खोदी, मेटल्स निकल गई तो उसको उसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज मिली होगी, यानी कि वो मेटल मिक्स भी होगी, तो उसको अलग करने के प्रोसेस को बहुत सारे प्रोसेस होते हैं।
जैसे कि हम क्या करते हैं, पहले उसका हम कंसंट्रेशन करते हैं, फिर उसको एक अलग प्रोसेस में से गुजारते हैं, फिर लास्ट में रिफाइनिंग करते हैं। इन सारे प्रोसेस को मेटलर्जी बोलते हैं। यानी कि मेटलर्जी का मतलब क्या, द वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ऑर्स एंड रिफाइनिंग आर नोन एज मेटलर्जी। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। देखिए हम फिर क्या करते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं मेटल के एक्सट्रैक्शन में। जो मेटल प्योर निकालनी है उसके प्रोसेस में 3 स्टेप्स है, मेजर स्टेप्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन करते हैं ऑर्स का। जो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है जो उसके अंदर से इम्प्योरिटीज, मोटी मोटी इम्प्योरिटीज को निकालना। अभी अब एक एक करके भी हम डिटेल्स में समझेंगे इसको। फिर दूसरा स्टेप्स होता है कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और इनटू मेटल, जो हमने कॉन्सेंट्रेटेड किया है और फिर उसको मेटल्स में कन्वर्ट करना। फिर लास्ट के प्रोसेस होता है हमारा रिफाइनिंग। तो रिफाइनिंग से प्योर मेटल हमको मिलती है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर। इसका मतलब क्या है, बाय रिमूविंग द गैंग। गैंग है बच्चों, गंगू नहीं पढ़ना है, इसको गंगू भाई बना दूंगी। तो गैंग को रिमूव करने पर हमें कैसा और मिलता है, कॉन्सेंट्रेटेड और। देखिए अब गैंग क्या है, गैंग का मतलब क्या है, द अनवांटेड इम्प्योरिटीज लाइक सैंड, रेत मिला हो, अर्थी पार्टिकल्स मिला हो, उसमें टुकड़े जैसा मिट्टी वगैरह, लाइमस्टोन हो, या और भी अदर इम्प्योरिटीज मिली हो सकती है, तो इसको गैंग बोलते हैं। इसको जब अलग कराया जाता है छान कर या अलग प्रोसेस से, जो आपको और मिलता है उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड और। बात समझ में आ गई। अब आते हैं सेकंड स्टेप पर, जो भी हम समझ रहे थे कि कॉन्सेंट्रेशन करा हमने और का, फिर हम देखिए हमारे पास जो अब ऑर्स मिला, अब जो उसके अंदर मेटल्स है वो 3 ग्रुप में डिवाइडेड करके हम समझेंगे। क्योंकि देखिए कॉन्सेंट्रेशन के बाद में जो हमें ऑर्स मिल रहा है, अब उसके अंदर मेटल्स हाई रिएक्टिव मेटल्स भी हो सकती है, लेस रिएक्टिव मेटल्स हो सकती है, और मॉडरेटली मतलब मीडियम रिएक्टिव मेटल्स भी हो सकती है। अब देखिए सबको अब एक ही मेथड से अलग नहीं कर सकते। जैसे एक डॉक्टर है, अगर मान लो उसके बाद 3 मरीज आते हैं, तो अगर मर्ज उनका अलग अलग है तो दवाई भी अलग अलग मिलेगी। एक दवा से थोड़ी ना, एक पुड़िया ने बुखार की, एक पुड़िया ने सर दर्द हो रहा है उसकी, सबके एक पुड़िया नहीं दे सकता ना, सबको अलग अलग तरीके से वो दवाई देगा। ऐसे यहाँ पर बच्चों हमने क्या करा, 3 ग्रुप में डिवाइड किया ग्रुप मेटल्स को। एक तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स, फिर मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, फिर लेस रिएक्टिव मेटल्स। तो एक एक करके हम इन स्टेप्स को समझेंगे। देखिए ये जो प्रोसेस पढ़ेंगे सेकंड स्टेप में चल रहे हैं। पहले हम एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे हाईली रिएक्टिव मेटल्स का। तो स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लगाइए बच्चों, एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स। अब कौन कौन सी मेटल्स है जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ये जो मेटल्स होती हैं इनका एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड या ऑक्साइड। यानी कि जैसे NaCl है, सोडियम ऑक्साइड है, इनको गलाते हैं, पहले मेल्ट करते हैं, ये मोल्टन स्टेट में आ जाते हैं, लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं, उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात समझनी है हमें यहाँ पे। ये जो मेटल्स होती है ना, इनकी हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। यानी कि इनका जो अट्रैक्शन होता है ना ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि सोडियम ऑक्साइड, तो इसका अट्रैक्शन इसके साथ ज़्यादा, तो इसको आसानी से आप हीट कर नॉर्मल तरीके से अलग नहीं कर सकते। ठीक है। अभी जो कार्बन होती है नॉर्मली, कार्बन इज अनेबल टू रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम देयर मेटल ऑक्साइड। जब सोडियम ऑक्साइड है उसका अट्रैक्शन ऑक्सीजन के साथ बहुत ज़्यादा है, तो वो कार्बन उसको रिमूव भी नहीं कर सकती क्योंकि उसकी एफिनिटी उसके साथ ज़्यादा है। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हम समझते हैं सोडियम का एक्सट्रैक्शन, सोडियम मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है, सोडियम कैसे निकाली जाती है। देखिए नॉर्मली सोडियम का जो ऑड होता है वो होता है NaCl। क्या होता है बच्चों, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को लिक्विड स्टेट में यानी कि मोल्टन फॉर्म में लेते हैं, पहले इसको गर्म करने के बाद में मेल्ट कर लेते हैं, बिल्कुल मोल्टन स्टेट में ले लेते हैं, लिक्विड स्टेट में। फिर इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है। इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर क्या होता है, देखिए सोडियम अलग हो जाएगा, है ना, और क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी। अब ये होता कैसे, इस प्रोसेस को समझते हैं। देखो बच्चों आपको डायग्राम दिख रहा होगा यहाँ पे। हमने क्या लिया, एक बैटरी ली, ये प्लस पॉजिटिव है, एनोड है, ये कैथोड है, एक इलेक्ट्रोड यहाँ लगा है, एक इलेक्ट्रोड यहाँ लगा है। फिर हमने एक एपरेटस लिया, इसके अंदर हमने लिक्विड लिया है यानी कि मोल्टन NaCl लिया है। क्या लिया, मोल्टन NaCl। फिर हमने क्या करी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराई। अब इसके अंदर बच्चों क्या है, Na पॉजिटिव,
और Cl नेगेटिव आयंस फ्लो मूव कर रहे हैं, क्योंकि जब मोल्टन स्टेट में तो आयन क्या होता है, फ्री होते हैं मूव करने के लिए। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से चलने स्टार्ट हो जाएंगे, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर। अब बच्चों क्या होगा यहाँ पे, जो पॉजिटिव आयन है सोडियम पॉजिटिव आयन, वो कहाँ अट्रैक्ट होगा, वो अट्रैक्ट होगा कैथोड पर। कहाँ पर, कैथोड पर। जो सोडियम आयन वो कहाँ जाएगा, कैथोड पर जाएगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में सोडियम का एटम बन जाएगा। अब ये सोडियम का एटम बना, यहाँ पर डिपॉजिट हो गया ऐसे बच्चों। फिर यहाँ से सॉल्यूशन मतलब जो मोल्टन NaCl है वहां पर Na पॉजिटिव, यहाँ पर गया इलेक्ट्रॉन लिया, एटम बन गया। इस तरीके से यहाँ पर डिपॉजिट होते रहेंगे। तो यहाँ पर सोडियम के एटम डिपॉजिट होते रहेंगे, तो यहाँ पर सोडियम मेटल डिपॉजिट हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी। और अब यहाँ पे Cl नेगेटिव आयंस कहाँ पे जा रहे हैं, उस पर नेगेटिव चार्ज है, वो प्लस की तरफ जाएगा। जो Cl नेगेटिव आयंस है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं, तो ये Cl नेगेटिव आयन वहां पर जाएगा, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो Cl नेगेटिव ने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, Cl बन गया, और Cl एटम एक दूसरे से जुड़ जाएगा, यानी कि दो Cl क्या बनेगी, क्लोरीन गैस। तो यहाँ पर बनेगी क्लोरीन गैस। तो बच्चों इस तरीके से सोडियम मेटल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। आगे चलते हो, अब आते हैं, देखिए सेकंड टाइप की जो मेटल्स थी, यानी कि जो मीडियम रिएक्टिव मेटल्स थी, उनका एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है। देखिए इनका प्रोसेस थोड़ा अलग होता है। इसमें क्या प्रोसेस है, द मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स सच एज जिंक, आयरन, टिन, लेड आर एक्सट्रैक्टेड बाय द रिडक्शन मेथड। कौन से मेथड से, रिडक्शन मेथड से। वो पहला कौन सा था, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस था, ऑफ देयर ऑक्साइड विद कार्बन, एल्यूमिनियम और कैल्शियम। देखो क्या करते हैं, मैं आपको समझूं। जो ये मेटल्स होती हैं जिनके साथ ये अटैच होती हैं, जैसे कि जिंक ऑक्साइड है ना, जिंक सल्फाइड, तो पहले इन मेटल्स को हम क्या करते हैं, ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। ऑक्साइड में जैसे कैल्सिनेशन के प्रोसेस से या रोस्टिंग के प्रोसेस, उसके बाद फिर हम रिड्यूसिंग एलिमेंट से रिएक्शन कराने के बाद फिर हमें प्योर मेटल मिलती है, लेकिन बाद में इसकी रिफाइनिंग भी की जाती है। देखिए हम समझते हैं पहले कैल्सिनेशन का प्रोसेस क्या है। बच्चों इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कैल्सिनेशन, रोस्टिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट। कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस इन विच ए कार्बोनेट और, कौन सा, कार्बोनेट और, ध्यान रखना कैल्सिनेशन कार्बोनेट और का होता है, इज हीटेड स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर। इस वर्ड को भी ध्यान रखना, एब्सेंस ऑफ एयर, टू कन्वर्ट इट इनटू मेटल ऑक्साइड। यानी कि कैल्सिनेशन में हम क्या करते हैं, जो कार्बोनेट और होता है उसको एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करते हैं, ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं उसको। देखिए रिएक्शन, जैसे कि जो जिंक मेटल है उसका जो कार्बोनेट और होता है, जिंक कार्बोनेट होता है, इसको कैलेमाइन बोलते हैं, कैलेमाइन। इसको हीट किया जाता है, यानी कि इसका क्या किया है, इसका कैल्सिनेशन किया जाता है। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, और कार्बन का कंपाउंड है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी हीट कराने पर। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगी, कैल्सिनेशन का प्रोसेस हो गया। आगे चलते हैं, इसके बाद आते हैं बच्चों सेकंड प्रोसेस पे, रोस्टिंग। ये हम उसमें पढ़ रहे हैं अभी मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स में। बच्चों रोस्टिंग का मतलब है जब आपके पास कोई सल्फाइड और होता है, इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। रोस्टिंग इज द प्रोसेस इन विच सल्फाइड और इज स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, प्रेजेंस होती है इसमें एयर, और किसका करते हैं, सल्फाइड और का। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि जिंक सल्फाइड, ये किसका और है, किसका और है, जिंक का। तो इसकी हम रोस्टिंग करेंगे, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे, तो रोस्टिंग हो रही है। तो ये किस में कन्वर्ट करना है, हमारा जो पर्पस है ऑक्साइड, मेटल को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है उसको। अब देखिए सल्फाइड को और हीट किया था, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं पहले। ऑक्सीजन के दो हैं, यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो है, तो एक काम करते हैं हम यहाँ पर दो की कर लेते हैं, फिर जिंक के दो हो जाएंगे। हाँ देखिए यहाँ पर टू की मल्टीप्लाई करते हैं, तो Zn के दो, Zn के दो में, अब S के दो, तो S में 2 की मल्टीप्लाई करते हैं। अब ऑक्सीजन क्या होगा, 2 2 जा 4 और 2 6 हो गए, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई करते हैं, बैलेंस हो गया ना, 2 3 जा 6 बैलेंस है। तो ये हमने रोस्टिंग की किसकी, जिंक सल्फाइड की।
जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। पहले भी बच्चों अभी देखो, अभी हमने पढ़ा वो जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, जिंक कार्बोनेट। अब उसके बाद हम रिड्यूसिंग एलिमेंट लेते हैं, इसलिए तो इस प्रोसेस को रिडक्शन मेथड बोलते हैं। रिड्यूसिंग एलिमेंट में क्या लेंगे हम, कार्बन ले सकते हैं, एल्यूमिनियम ले सकते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम। देखिए जो भी, जैसे कार्बन भी क्या कर देता है, इसको रिड्यूस कर देता है, लेकिन कार्बन हर किसी को रिड्यूस नहीं कर सकता, ज्यादा रिएक्टिव को नहीं कर सकता। अब हम कराते हैं जिंक ऑक्साइड, जो हमने कैल्सिनेशन या रोस्टिंग कराई है, कार्बन के साथ उसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो ये क्या होगा, जिंक मेटल में कन्वर्ट होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल जाएगी। तो ये हमने क्या करा दिया, रिड्यूसिंग एलिमेंट से रिएक्शन करा दी, तो हमें जिंक मेटल मिल जाती है। अब एक रिएक्शन और करा लेते हैं बच्चे, इंपॉर्टेंट है, जो मैग्नीज मेटल होती है ना, उसका एक वो होता है और पायरोलूसाइड, MnO2। नॉर्मली देखो, अब हम कराएंगे इसकी रिएक्शन कार्बन का, अगर हम इसकी कार्बन से रिएक्शन कराएंगे तो कार्बन इज अनेबल टू रिमूव ऑक्सीजन, तो कार्बन रिमूव नहीं कर सकती, तो हमें एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट लेना पड़ता है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के पाउडर से जब इसको हीट किया जाता है इसके साथ, तो क्या होता है, एल्यूमिनियम की एफिनिटी इसके साथ ज्यादा होती है ऑक्सीजन के साथ, तो इसको अटैच हो जाता है ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के साथ में। तो यहाँ पर बच्चों जो मैग्नीज है मेटल मिल जाएगी आपको, Mn मैग्नीज, और एल्यूमिनियम Al2O3 बन जाएगा। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो देखिए एल्यूमिनियम के 2 हैं, तो पहले आप यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करो, एल्यूमिनियम के 2 हैं, ऑक्सीजन के 3 हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने, 2। तो एक काम कर लीजिए, यहाँ पे OD1 का बना लो, यहाँ पर आप कर लो 3 की मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, ऑक्सीजन के 6 हो गए, तो यहाँ पर आप 2 की भी कर लो, 2 3 जा 6, एल्यूमिनियम के 4 हो गए, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे 4 कर दो, ठीक है, ध्यान रखो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 आएगा, एल्यूमिनियम के 4 हो गए, मैग्नीज के 3, तो यहाँ पे 3 की कर दो, ये हो गए बच्चों बैलेंस। यानी कि ये मैग्नीज का ऑक्साइड का, मैग्नीज ऑक्साइड जो होता है डाइऑक्साइड, ये होता है और होता है, तो हमने एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराई तो क्या मिल गया हमको, मैग्नीज मेटल। आगे चलते हैं, अब आते हैं थर्माइट रिएक्शन पर, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, पहले समझते हैं होती क्या है। थर्माइट रिएक्शन इज ए हाईली एक्सोथर्मिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच ए मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम पाउडर टू प्रोड्यूस मेटल, एक मेटल बनती है एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। बच्चों ये जो थर्माइट रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसमें लार्ज अमाउंट में हीट निकलती है। अब ये होती है, आपको समझाऊं, जो आयरन का और होता है ना, जिसका नाम है Fe2O3, इसको बोलते हैं हेमेटाइट, उसमें हम एल्यूमिनियम पाउडर को मिलाते हैं, फिर उसको मैग्नीशियम रिबन से इग्नाइटेड यानी कि हीट किया जाता है। ये जब दोनों रिएक्शन करते हैं, एल्यूमिनियम पाउडर और आयरन ऑक्साइड, तो होता क्या है, जो आयरन होता है ना, वो मोल्टन स्टेट में मिलता है आपको, एकदम लिक्विड स्टेट में, और लार्ज अमाउंट में हीट निकलती है, वही इसको मेल्ट करती है। अब इसका यूज किया जाता है, इस प्रोसेस का, इसको हम थर्माइट वेल्डिंग भी बोलते हैं। इसका प्रोसेस का यूज किया जाता है जब दोनों को मिक्स करके हीट किया जाता है ना, तो आयरन आपको प्योर फॉर्म में मिल जाती है। तो हम क्या करते हैं, जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनके पटरी को जोड़ने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम थर्माइट वेल्डिंग बोलते हैं। तो पहले रिएक्शन देखते हैं, यानी कि आपके पास है Fe2O3 हेमेटाइट, इसको हम एल्यूमिनियम पाउडर लेंगे, हीट करेंगे। अब बच्चों एल्यूमिनियम जो होता है ना, इसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन के साथ में, तो इसको क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, तो आपको Fe जो मिलेगा वो मोल्टन स्टेट में मिलेगा, और यहाँ बनेगा Al2O3। कैसे स्टेट में, मोल्टन स्टेट में, यानी कि जिसको आप दो पटरियों को जोड़ने में, लोहे की जो मशीन्स होती है उनको पार्ट्स को जोड़ने में इस्तेमाल कर सकते हो, और यहाँ पे निकलेगी हीट। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं हम पहले। यहाँ देखिए एल्यूमिनियम के 2 हैं, 2 एटम्स हैं, यहाँ पर एल्यूमिनियम का 1 एटम है, तो अगर हम यहाँ पर 2 की करते हैं तो एल्यूमिनियम के 2 हो जाएंगे, आयरन का यहाँ पर, आयरन के कितने यहाँ पर 2 हैं। तो एक काम करते हैं बच्चों, हाँ यहाँ पर आप 2 की मल्टीप्लाई कर दो, आयरन के 2 हो गए, बैलेंस हो गए, एल्यूमिनियम के 2, यहाँ पर 2, ये इक्वेशन बच्चों बैलेंस। तो इस रिएक्शन को ही हम बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। अब इसका यूज कहाँ करेंगे, देखिए इस रिएक्शन का कहाँ पे यूज किया जाता है। पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझेंगे,
ये जो रिएक्शन है ना वेरी हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है इसमें, और जो आयरन है ना आपको मोल्टन स्टेट में मिलता है, लिक्विड स्टेट में। अब बात करते हैं बच्चों, देयरफॉर थर्माइट रिएक्शन इज यूज फॉर जॉइनिंग रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने में इस्तेमाल होता है इसका, एंड रिपेयरिंग क्रैक्ड मशीन पार्ट्स, जो मशीन पार्ट टूट जाते हैं उनको जोड़ने में इस्तेमाल होता है। और इट इज़ वेरी यूजफुल प्रोसेस इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हैवी इंजीनियरिंग। देखिए जो बिल्डिंग वगैरह बनाई जाती है उसमें रसरियों को जोड़ने में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बच्चों ये बहुत एक रिलायबल प्रोसेस होता है, यानी कि थर्माइट वेल्डिंग इज ए स्ट्रॉन्ग रिलायबल एंड परमानेंट मेथड यूज इन द रेलवे एंड मेनी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ठीक है, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसा हम थर्माइट वेल्डिंग के थ्रू आयरन को जोड़ते हैं ना, तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो आसानी से टूट नहीं सकती। इसलिए हम पटरी वगैरह का तो आपको पता ही है, जो रेलवे ट्रैक्स होता है बहुत ज़्यादा अगर उसमें थोड़ा सा भी क्रैक्स वगैरह आ जाएगा तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये जो थर्माइट वेल्डिंग होती है बहुत ज़्यादा रिलायबल होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हुए देखिए, अब आते हैं, अभी हमने जो समझा वो हमने समझा हाईली रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन, फिर हमने पढ़ा जो मीडियम रिएक्टिव मेटल्स का एक्सट्रैक्शन। अब आते हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स का एक्सट्रैक्शन पर। इसमें आती है दो मेटल्स आती है, एक तो Hg, एक कॉपर। द लेस रिएक्टिव मेटल्स सच एज Hg यानी कि मरकरी, कॉपर आर एक्सट्रैक्टेड बाय रिडक्शन ऑफ फेयर ऑक्साइड बाय हीट एलोन। यानी कि इसमें क्या करते हैं, जब इनके ऑक्साइड जो होते हैं, अगर आप ऑक्साइड को केवल हीट कर दोगे ना तो आपको मेटल मिल जाती है। अभी पीछे वाली जो मेटल्स हमने पढ़ी उसमें क्या करते थे, हम पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट किया कैल्सिनेशन रोस्टिंग के प्रोसेस से, उसके बाद फिर हम क्या करते थे, उसको रिड्यूसिंग एलिमेंट से रिएक्शन कराते थे, जब जाकर आपको मेटल मिलती थी। लेकिन इसमें केवल आपको ऑक्साइड को हीट करना है तो आपको मेटल मिल जाती है, क्योंकि ये कम रिएक्टिव मेटल्स होती है। तो एक्सट्रैक्शन देखते हैं सबसे पहले हम Hg का, मरकरी का। तो क्या करते हैं बच्चों, जो मरकरी का और होता है HgS, जिसको बोलते हैं सिनाबार। क्या बोलते हैं, सिनाबार। इसको बच्चों हम ऑक्सीजन के साथ हीट कराते हैं, यानी कि रोस्टिंग करते हैं इसकी। तो यहाँ पे HgO मिलेगा आपको, मरकरी ऑक्साइड, और क्या बनेगी, सल्फर डाई ऑक्साइड गैस मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर हम इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं। ऑक्सीजन के यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, 3 हो गए, यहाँ पर 2 है केवल। तो पहले एक काम करते हैं, हम यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन के 4 हो जाएंगे, यहाँ पर फिर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर आप एक काम करिए, पहले 2 की मल्टीप्लाई करिए, ऑक्सीजन के कितने हो गए, 4, यहाँ पर अभी 2 है, तो सल यहाँ पे Hg के, तो यहाँ पर 2 की कर दो, क्योंकि Hg के 2 हो गए यहाँ पर। अब सल्फर के भी 2 हो गए, तो यहाँ पर 2 के और कर दो। अब देखिए ऑक्सीजन के अनबैलेंस हो गए, 2 2 जा 4 और 2 कितना हो गया, 6, 2 3 जा 6, अब 6 हो गए बैलेंस। तो ये सिनाबार बोलते हैं इसको। अब उसके बाद हमें जो मरकरी ऑक्साइड मिला है ना, केवल आपको इसको हीट करना है, यहाँ पे कोई रिड्यूसिंग एलिमेंट की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ हीट करेंगे इसको, हीट करने के बाद में आपको मरकरी मेटल मिल जाएगी और ऑक्सीजन निकल जाएगी। तो ये सिंपल प्रोसेस होता है। अब कॉपर का देख लेते हैं, कॉपर का एक्सट्रैक्शन। जो कॉपर मेटल होती है उसका और होता है Cu2S, इसको बोलते हैं कॉपर ग्लास। इसकी रोस्टिंग करेंगे, यानी कि ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे, Cu क्या बनेगा यहाँ पे, मेटल का ऑक्साइड। देखिए मेटल का ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं इसको, मेटल का ऑक्साइड बन गया, और कौन सी गैस बनेगी, सल्फर डाई ऑक्साइड। इसको बैलेंस कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसी बैलेंस होगा ये, जैसे यहाँ पर हाँ यहाँ पर ऐसे होगा ये, जैसे यहाँ पर 3 है ना ऑक्सीजन के, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पहले आप यहाँ पर 2 की कर दो, तो 2 2 जा 4 हो गए, तो आप यहाँ पर 2 की फिर कर दो, तो कॉपर के 4, कॉपर के 4, क्लियर। अब देखिए सल्फर के 2, यहाँ पर 2 की और कर दो, सल्फर के 2 हो गए, आप 2 2 जा 4 और 2 ऑक्सीजन के 6, यहाँ पे 3 की कर दो। अब आपको कॉपर ऑक्साइड जो मिला, देखिए करते क्या इस प्रोसेस में, जब हम इनको दोनों को हीट करते हैं ना, तो कॉपर ऑक्साइड प्रॉपर अमाउंट में बनने लग जाता है। फिर हम क्या करते हैं, एयर की स्टॉप, मतलब एयर को स्टॉप कर देते हैं, सप्लाई बंद कर देते हैं। फिर जो कॉपर ऑक्साइड बना होता है, जो कॉपर ऑक्साइड बना होता है, वो रिमेनिंग कॉपर सल्फाइड से, जो बचे हुए कॉपर सल्फाइड से ही रिएक्शन कर लेता है। अब ये दोनों रिएक्शन कर लेते हैं तो क्या बन जाती है, कॉपर मेटल बन जाती है, और यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाती है। इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ देखिए सल्फर के 1 है, यहाँ पर सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने 1, ऑक्सीजन के वहाँ पे 2। तो बच्चों एक काम करते हैं, हम यहाँ पर हम 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऑक्सीजन के 2, एक सेकेंड,
यहाँ पर हम करते हैं पहले 2 की मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 2 जब 4, कॉपर के 4 हुए, यहाँ पर 2 6 हो गए टोटल, तो यहाँ पे 6 की कर दो। क्यों करी मैंने 2 की? क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ पे 2 है ना, तो अब यहाँ पे 2 की कर दो। अब ये बैलेंस होगी, तो आपको कौन सी मेटल मिल गई? ये कॉपर मेटल मिल जाती है इस प्रोसेस से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हुए बच्चों देखिए, अभी तक हमने जितने ही प्रोसेस पढ़े, हमने एक्सट्रैक्शन में समझा, यानी कि 2 प्रोसेस में कंसंट्रेशन करा, उसके बाद में हमने हाईली, मॉडरेटली और लेस रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन किया। कि इन प्रोसेस से जो आपको मेटल्स मिलती है वो प्योर नहीं होती है, तो प्योर करने के लिए उनको एकदम से उसमें कुछ इम्प्योरिटीज होती है, एटम्स की इम्प्योरिटीज होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कॉपर है, कॉपर के अंदर जो आयरन भी होता है, तो आयरन को तो इन प्रोसेस से अलग नहीं किया जा सकता, एटम्स की फॉर्म में होता है, उसमें गोल्ड भी होती है, एजी भी होती है, तो उसको कैसे अलग किया जाता है? उस प्रोसेस को रिफाइनिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो लास्ट का थर्ड प्रोसेस है हमारा ये। तो इलेक्ट्रो बच्चों मेथड्स कई होते हैं रिफाइनिंग के, लेकिन हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग, और सबसे बहुत अच्छा मेथड है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग फॉर मैनी मेटल्स सच एज कॉपर, जिंक, निकेल, सिल्वर, गोल्ड, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज यूज। इनके प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का इस्तेमाल किया जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें रिफाइनिंग किसकी पढ़नी है? कॉपर की रिफाइनिंग दे रखी है इसमें, हमें इसकी रिफाइनिंग पढ़ेंगे। हम करते क्या है इसमें, पहले समझेंगे, इसमें स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देयर आर 3 मेन पार्ट्स, मेन पार्ट्स होते हैं इसमें 3 इसकी रिफाइनिंग में। हम क्या करते हैं? एक एनोड बनाते हैं, एक कैथोड बनाते हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं, यानी कॉपर सल्फेट का। देखिए पहले मैं आपको डायग्राम से समझा दूं, एक मिनट। ऐसा प्रोसेस होता है हमारा, अभी आएंगे इसको। इसमें हमने क्या लिया? इस एपरेटस के अंदर, इस एपरेटस के अंदर हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, CuSO4 का, ठीक है। फिर हमने जो हमारे पास में जो एक प्योर कॉपर होती है, उसका कैथोड बनाते हैं प्योर कॉपर का, जो हमने अभी निकाली है, जो अलग अलग प्रोसेस से, जैसे कि हमने रोस्टिंग वगैरह से, दूसरे प्रोसेस से निकाली इम्प्योर कॉपर। अब इम्प्योर कॉपर का बनाते हैं एनोड। क्या करते हैं? इस प्रोसेस के अंदर जो इम्प्योर कॉपर है उसका एनोड बनाएंगे, है ना, और जो हमारी कैथोड है उसका बनाएंगे प्योर का। बात समझ में आ रही है? तो क्या बताया? एनोड किसका बनाना है? इम्प्योर कॉपर का, और ये थिक होता है थोड़ा सा। क्या होता है? थिक, यानी कि जो हमने इम्प्योर मेटल निकाली है वो थोड़ी जाड़ होती है, उसको हमें बिल्कुल प्योर मेटल निकाली है। और कैथोड किसका बना रहे? थिन ट्रिप, पतली सी रोड्स होती है, किसकी? प्योर कॉपर की। और इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जो आपने सॉल्यूशन यूज करना है उसमें, वो होता है कॉपर सल्फेट का। अब बच्चों होता क्या है इसमें, जब हम इनके सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, इसके सॉल्यूशन में जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे हम, तो क्या प्रोसेस होगा यहाँ पे देखिए। एनोड पर क्या होगा? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास, जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाएगा, जैसे आपने इस प्रोसेस के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करना शुरू किया, तो बच्चों इसके अंदर कौन कौन सा सॉल्यूशन है देखिए। इसके अंदर है CuSO4, है ना, इसका मतलब कॉपर के आयन है इसमें, और SO4 इसके आयन है। जैसे आपने इलेक्ट्रिक करंट पास कराना शुरू किया, तो बच्चों इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कहाँ से जाएंगे? वो जाएंगे नेगेटिव टर्मिनल से, चलने स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। अब इसमें हो क्या रहा है देखिए, जैसे आपने करंट पास कराना शुरू किया, जो हमारी एनोड है जो इम्प्योर कॉपर की बनी हुई है, तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना, जो अंदर इसके एटम्स होंगे कॉपर के, उसमें उनका अट्रैक्शन फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन्स पर, वो ऊपर खींचेंगे किसकी तरफ? एनोड की तरफ। किधर खींचेंगे? ऊपर की तरफ, एनोड की तरफ। इलेक्ट्रॉन कहाँ से? कॉपर के एटम्स से। तो देखिए यहाँ पे एनोड पर क्या हो रहा है, जो कॉपर के एटम्स हैं एनोड पर, वहां से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहाँ से। तो कॉपर से, कॉपर के एटम से इलेक्ट्रॉन निकले, तो किधर जाएंगे वो? यानी कि जैसे इलेक्ट्रॉन निकले तो क्या बनेगा? ये कॉपर का आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? कॉपर का आयन। अब आते हैं वापस इस प्रोसेस पे। तो यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से जो एटम था ना कॉपर का, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, वो ऊपर चले गए, यहाँ पर बन गया कॉपर का आयन। अब बच्चों यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है, मतलब पॉजिटिव प्लस को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो ये जो आयंस होंगे ना, ये डिपोजिट, ये सॉल्यूशन के अंदर गिरते रहेंगे, तो
यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से आयंस निकल रहे हैं इस साइड से, वो सॉल्यूशन के अंदर जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो सॉल्यूशन के अंदर आयंस जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, फिर बैटरी क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएगी, तो प्रोसेस ऐसा चलता रहेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा कैथोड है, तो कैथोड पर क्या होगा, देखिए कैथोड पर जो आयंस गिर रहे सॉल्यूशन के अंदर, जो आयंस गिरे सॉल्यूशन के अंदर, वो किधर अटैक्ट होंगे, इस साइड में माइनस की तरफ। तो यहाँ पर बच्चों इलेक्ट्रॉन देखिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे हैं ऐसे, तो यहाँ पर कॉपर के आयंस आएंगे Cu प्लस, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में यानी एनोड पर क्या हुआ, जो कॉपर के आयंस हैं जो सॉल्यूशन से आ रहे हैं किस पर, कैथोड पर, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन गया, कॉपर का एटम बन गया। अब जो कॉपर का एटम होगा, जो कॉपर का एटम होगा वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोसेस में क्या होगा, यहाँ पर जो एटम्स हैं वो इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगे और कॉपर के आयन बनेंगे, कॉपर के आयन इधर चले जाएंगे, ठीक है, नीचे जाएंगे, और फिर वो आयंस इधर अट्रैक्ट होंगे और इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेंगे आयंस, तो क्या बना लेंगे, कॉपर के एटम्स बनाएंगे। तो यहाँ पर यही प्रोसेस चलता रहेगा, ऊपर इलेक्ट्रॉन गए, आयन नीचे चला गया सॉल्यूशन के अंदर, फिर आयंस यहाँ पर जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद प्योर मतलब कार्बन का उसका यहाँ पर क्या होगा, कॉपर का एटम बन जाएगा, कॉपर का एटम यहाँ पे डिपॉजिट होते रहेंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो रॉड होगी ना एनोड की बच्चों, ये पतली होती रहेगी, क्योंकि यहाँ से आयंस निकल रहे और निकलने के बाद में यहाँ डिपॉजिट हो रहे, और धीरे धीरे ये जो रॉड होगी ये मोटी होती रहेगी, यानी कि यहाँ पे प्योर कॉपर डिपॉजिट होती रहती है। बात समझ में आ रही है, ये प्रोसेस होता है हमारा। अब एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे जो समझने की है बच्चों, ये जो हमारे पास में जो इम्प्योर कॉपर थी, इसके अंदर इम्प्योरिटीज है, तभी तो हम इसकी रिफाइनिंग कर रहे हैं, है ना। अगर होती प्योर तो क्यों करते हैं, करने की जरूरत ही नहीं थी। इसके अंदर कुछ एटम्स भी होंगे, देखिए अभी आपको समझाता हूँ मैं, इसको पहले साफ कर देता हूँ। यहाँ पर कुछ आयरन Fe के एटम्स होंगे, Ag भी होगा और Au गोल्ड भी होगा। जब ये बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, जब कॉपर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसके एटम्स को भी, इलेक्ट्रॉन्स को भी क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। बात समझ में आ रही है। तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इससे भी निकलेंगे, इसके एटम से, यानी कि इधर अट्रैक्ट होंगे, तो Fe का भी तो आयरन वो बनेगा यहाँ पर Fe, इसका भी तो आयंस बनेंगे। तो इसी तरीके से ये जो Fe होगा, जो आयरन की इम्प्योरिटीज होगी, इससे भी इलेक्ट्रॉन निकल के ऊपर चलेंगे। तो बट वही पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये नीचे जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है सॉल्यूशन के अंदर कॉपर के आयन भी आ रहे हैं और Fe भी आ रहा है, Fe के आयन भी आ रहे हैं। बट यहाँ पर ये जो Fe है ये इसके साथ जुड़ जाएगा, किसके साथ, SO4 के साथ में। तो लगभग कुछ अमाउंट में FeSO4 का सॉल्यूशन भी बनेगा, क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव होता है ना ये आयरन, तो रिएक्शन कर लेगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है बच्चों, अगर हम जो हमने ये एनोड कैथोड बनाई है, अगर हम सॉल्यूशन के अंदर जिस टाइप के मेटल्स लेते हैं, सॉल्यूशन के अंदर वही आयंस अगर होते हैं तो पहले वही डिस्चार्ज होते हैं। कहने का मतलब है अगर हम सॉल्यूशन की जगह FeSO4 लेते हैं यहाँ पर, तो हमारे यहाँ पर कॉपर को हम कलेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि देखिए जो भी आप मेटल का एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, जो आप जिस मेटल का एनोड कैथोड बना रहे हो, जैसे हमने कॉपर का बनाया, तो सॉल्यूशन जो आप लोगे उसके अंदर उसी के आयंस होने चाहिए। समझ में आ रही है बात यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ इम्प्योरिटीज भी होंगी, और कौन कौन सी, Ag Au, ये बच्चों लेस रिएक्टिव होते हैं। अब देखो मान लो कुछ एटम्स है यहाँ पर, ये आयरन के, वो आयरन Fe के Fe प्लस बन गए और कॉपर के आयन चले गए, यहाँ पर Au बचा, Ag बचा, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, नीचे गिरते रहेंगे। तो यहाँ पर Au Ag क्योंकि लेस रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, तो यहाँ पर एज ए एनोड मड वो क्या हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात यहाँ तक। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, लेस रिएक्टिव इम्प्योरिटीज लाइक गोल्ड सिल्वर डू नॉट डिसॉल्व एंड सेटल डाउन बिलो द एनोड। यानी कि ये जो लेस रिएक्टिव इम्प्योरिटीज होती है, जैसे गोल्ड, डू नॉट डिसॉल्व, ये डिसॉल्व नहीं होती और सेटल डाउन हो जाती है कहाँ पर, यहाँ पर। इसको एज ए एनोड मड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनोड मड।
दीज आर कॉल्ड, इसको एनोड मट बोला जाता है। सम मोर रिएक्टिव इम्प्योरिटीज में रिमेन इन द इलेक्ट्रोलाइट, जैसे मैंने बताया Fe है, वो किसके अंदर रहेगा, सॉल्यूशन के अंदर रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए इस प्रोसेस से हमें फायदा होता है बच्चों, क्योंकि हमें गोल्ड भी मिलता है और सिल्वर भी मिलती है इससे। आगे चलते हैं, अब आते हैं बच्चों कोरोजन पर। देखिए कोरोजन के बारे में आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा। कोरोजन का मतलब होता है यानी कि मेटल्स का गलना। डेफिनेशन क्या है, द ईटन अप यानी गलना ऑफ मेटल्स बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन। यानी कि जब कोई मेटल्स मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है, केमिकल उस पर जमने लग जाता है, तो हम बोलते हैं मेटल्स क्या होते हैं, गलने स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि कोरोजन ऑफ आयरन को क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं, जंग लग जाती है लोहे पर, है ना। वाटर एंड एयर आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग। देखिए लोहे पर जंग लगने के लिए, रस्टिंग के लिए दोनों जरूरी होते हैं। अगर एक भी दोनों में एब्सेंट होगा ना, कि एयर ना हो वाटर हो, तो कभी भी रस्टिंग नहीं हो सकती, दोनों जरूरी होते हैं। अब इनको हम वो समझते हैं तीन डायग्राम के थ्रू। देखिए जो पहली टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर एयर भी है और वाटर भी है। तो यहाँ पर कुछ देर बाद देखते हैं, कुछ टाइम बाद जो आयरन की नेल्स होती है ना, उस पर रस्टिंग होना स्टार्ट हो जाती है। क्या होती है, क्योंकि एयर भी प्रेजेंट है यहाँ पे, वाटर भी है। अब जो बी वाला डायग्राम, इसमें हमने क्या किया, पानी लिया, पहले पानी को बॉईल किया। बॉईल करने से क्या होता है, जो उसके अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन होती है वो निकल जाती है बबल्स की फॉर्म में। उस पानी को हमने इसमें डाला, फिर कील डाली, उसके बाद में ऑयल की लेयर डाल दी, यहाँ पे ऑयल डाल दिया, ठीक है, ऑयल। ऐसा क्यों करा, क्योंकि बच्चों प्रिवेंट एयर, जिससे कि एयर यहाँ पे ना जाए, डिजोल्व ना हो ऑक्सीजन इसके अंदर। तो आप इसको ऐसे रखोगे रखोगे तो उसके बाद में जो यहाँ पर इस पर रस्टिंग नहीं हो सकती, यानी कीलों पर रस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर एयर का कांटेक्ट नहीं हो रहा है यहाँ पर। अब सी वाले डायग्राम में हमने यहाँ पर पानी नहीं लिया, हमने यहाँ पर पेयर पहले, सबसे पहले इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एयर ली, फिर हम कैल्शियम क्लोराइड जो होता है CaCl2 एंड हाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लिया। कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, जो एयर के अंदर वाटर वेपर्स होंगे उनको एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि वाटर वेपर्स नहीं होंगे इसके अंदर, तो उनको एब्जॉर्ब कर ली। फिर इन कीलों को रखेंगे ना, तो कीलों पर कभी भी जंग नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पर वाटर वेपर्स नहीं है, केवल ऑक्सीजन है। तो रस्टिंग के लिए दोनों नेसेसरी होते हैं, जरूरी होते हैं। अब जब प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, यानी कोरोजन से हम कैसे बचाव कर सकते हैं। देखिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, जैसे जंग से बचाने के लोहे को उस पर ग्रीस लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं, पेंटिंग वगैरह करते हैं। जैसे लोहे की बेंच स्कूलों में होती है, उस पर पेंटिंग वगैरह की जाती है। सेकेंड जो प्रिवेंशन है हमारा, हम प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ाते हैं, प्रोटेक्टिव कोटिंग या लेयर्स। किसकी, जैसे लोहे की चीज़ होती है उस पर हम क्रोमियम की प्लेटिंग चढ़ाते हैं, स्टेनलेस स्टील बनाते हैं, एनोडाइजिंग का प्रोसेस होता है, और मेकिंग एलॉयज, ये हम आगे सेपरेट पार्ट में समझेंगे। एलॉयज, एलॉयज का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा मेटल्स को मेल्ट करके नई मेटल्स वो एलॉयज बनाई जाती है, वो रस मतलब उन पर जंग नहीं लगती है। देखिए तीसरा प्रोसेस है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट, गैल्वेनाइजेशन। ये क्या प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ए थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल ऑन आयरन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। यानी कि जैसे आपके पास कोई आयरन का ऑब्जेक्ट है, कील है ना, इस पर आपने जिंक मेटल ली Zn को मेल्ट किया मोल्टन स्टेट को, उसके बाद आपने इस मेटल को जिंक के सॉल्यूशन में डुबा दिया, है ना, तो इस पर एक लेयर चढ़ जाएगी आयरन के आर्टिकल्स पर। तो जो जो जिंक की लेयर होती है ना, पतली लेयर होती है, वो उस पर रस नहीं लगती है। अब मैं आपको समझाऊं ये क्यों नहीं लगती है। जैसे आपने आयरन के आर्टिकल्स ली, उस पर जिंक की लेयर चढ़ा दी, ठीक है, जिंक की लेयर, ये जिंक की लेयर है, ये पतली लेयर होती है। अब आपको पता है बच्चों, आयरन एक तो Fe होता है, एक नॉर्मली Zn। हमने Zn की लेयर चढ़ाई है यहाँ पर, Zn, तो Zn तो और ज्यादा रिएक्टिव है ना, और ज्यादा रिएक्शन करता है। आपको पता है रिएक्टिव चीज में जिंक आयरन, जिंक ऊपर आता है आयरन नीचे आती है, तब भी हम उसकी लेयर चढ़ा रहे, क्यों, क्योंकि नॉर्मली जिंक जो होता है ना, वो ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन करने के बाद में जिंक ऑक्साइड की लेयर चढ़ा देता है, बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेता है। अब ये जो रिएक्शन होती है ना, इससे इसमें ऑक्सीजन पेनिट नहीं कर सकती है, तो प्रोटेक्शन करती है आयरन के बहुत ज्यादा ही, ठीक है। अब देखिए देखिए जो बाल्टी वगैरह होती है, डस्टबिन होते हैं, तो उसमें क्या होता है, आयरन की जो ऑब्जेक्ट होती है उस पर हम क्या चढ़ाते हैं, जिंक की लेयर तो चढ़ाते हैं, तो बाल्टी वगैरह ऐसी बनाई जाती है। आगे चलते हो,
देखिए अब आते हैं कोरोजन ऑफ कॉपर, यानी कोरोजन, ये कॉपर कैसे गलना स्टार्ट होती है, इस पर कैसे लेयर चढ़ जाती है। द फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट, एक सब्सटेंस होता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट, उस वो किस पे उसकी लेयर चढ़ जाती है, कॉपर पर, और कैसी होती है, ग्रीन कलर की, इज कॉल्ड कोरोजन ऑफ कॉपर। आपने देखा होगा बच्चों, कॉपर जो तांबे के बर्तन होते हैं ना, वो हरे हरे से हो जाते हैं, उन पर एक लेयर चढ़ जाती है कॉपर, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की। अब इसको कैसे हटाते हैं, इसको हम एसिड के सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर लेते हैं, तो एसिड क्या करता है, उस लेयर को डिसॉल्व कर देता है, ठीक है, साफ कर देता है, तो हमारा वो जो ऑब्जेक्ट होता है एकदम क्लीन हो जाती है। जैसे आपको समझो बहुत सारे साबुन आते हैं, रिम बार सुना होगा, नींबू की शक्ति, तो ये जो साबुन होते हैं इसमें नींबू मतलब एसिड होता है, तो जैसे आप बर्तनों पर लगाते हैं, जैसे खासकर कॉपर के बर्तन पर, तो एकदम उस लेयर को क्या कर देगा, डिसॉल्व कर देगा। फिर आते हैं कोरोजन ऑफ सिल्वर। सिल्वर बच्चों कैसी हो जाती है, काली सी पड़ जाती है, चांदी काली पड़ जाती है ना, ये काली क्यों पड़ती है, सिल्वर रिएक्ट विद सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड स्पेशली हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म ए ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। देखिए नॉर्मली जो सिल्वर होती है ना, कम रिएक्टिव है, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करती है, लेकिन वो रिएक्शन किससे करती है, वो एयर के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से रिएक्शन करती है और एक ब्लैक लेयर बनाती है Ag2S की। देखिए जो नॉर्मली सिल्वर है Ag, वो किससे रिएक्शन करेगी, हाइड्रोजन सल्फाइड से, तो क्या बनाएगी, Ag2S बनेगा और H2। तो ये जो लेयर होती है ना, ये लेयर चढ़ती है सिल्वर पर, ये ब्लैक कलर की लेयर होती है। कैसी होती है बच्चों, ब्लैक कलर की लेयर होती है। अब इसका प्रोटेक्शन कैसे किया जाता है, प्रोटेक्शन वैसी है बच्चों, नॉर्मली इसको आप एक्वा एरिया में डाल दो तो ये लेयर छुट जाती है, एकदम आपकी चांदी नहीं हो जाती है। अब दो गोल्ड, एक तो गोल्ड होती है, एक प्लेटिनम, ये जो मेटल्स होती है हाईली रेजिस्टेंस टू कोरोजन, इन पर जंग नहीं लगती है बच्चों, गोल्ड इसलिए तो महंगी होती है। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पर, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, एलॉयज। एलॉयज क्या होती है, एन एलॉय इज ए होमोजीनियस मिक्सचर of two or more metals और metals को मिलाने पर अब आते हैं बच्चों लास्ट टॉपिक पर, एलॉयज। एलॉयज क्या होती है, एन एलॉय इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और ए मेटल एंड ए नॉन मेटल्स, यानी ये दो या दो से ज्यादा मेटल्स को मिलाते हैं या एक मेटल को दूसरे नॉन मेटल में मिलाते हैं, तो उसको एलॉयज बोलते हैं। होमोजेनियस का मतलब होता है देखने में एक जैसा, जैसे बच्चों नॉर्मली पीतल होती है, पीतल यानी कि जिसको ब्रास बोलते हैं, ब्रास सिर्फ कॉपर और जिंक का मिक्सचर है, लेकिन आपको कहीं लगता थोड़ी है कॉपर अलग मिली है जिंक अलग मिली है, तो बिल्कुल सेम लगती है ना, इसको होमोजेनियस बोला जाता है। अब देखिए हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल किसके, एलॉयज के। जैसे ब्रास होता है पीतल, वो किस किस से बनती है, कॉपर से और जिंक से। और जो ब्रॉन्ज होता है, ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज मेटल का नाम सुना होगा, तीसरे नंबर में मिलते हैं, वो किससे बनाया जाता है, कॉपर से और टिन से, एसएन एक मेटल होती है टिन। स्टील जो होता है बच्चों, नॉर्मली जो लोहा होता है ना वो सॉफ्ट होता है, लेकिन उसको थोड़ा हार्ड बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाई जाती है, यानी कि Fe को जब कार्बन से मिलाया जाता है ना, उसको स्टील बोला जाता है। स्टील का मतलब लोहा नहीं होता प्योर, तो उसके अंदर कार्बन मिलाने के बाद में थोड़ा हार्ड हो जाता है, फिर इसका यूज करते हैं बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में, तो इसको बोलते हैं स्टील। सोल्डर क्या होता है, सोल्डर जैसे नॉर्मली इसका यूज किया जाता है वेल्डिंग में, ये होता है किसका मिक्सचर, पीबी और एसएन का। सोल्डरिंग भी बोलते हैं, सोल्डरिंग देखा होगा मोबाइल वगैरह में जो टांगे वगैरह लगाए जाते हैं ना, सोल्डरिंग, ये मेटल्स का यूज किया जाता है। अमलगम क्या होती है, अमलगम में बच्चों Hg1 और मोर मेटल्स, यानी कि Hg हो, एक मेटल या दो मेटल को मिक्स कराने पर जो मिक्सचर बनेगा ना हमारा, जो एलॉय बनेगी, उसको अमलगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमलगम। अब Hg, Ag, Sn, जिंक, यानी कि मरकरी, चांदी जो होती है, टिन होती है, जिंक हो, इन दोनों को चारों को मिलाने पर जो हमें एलॉय मिलती है ना, उसका इस्तेमाल जो डेंटिस्ट होता है ना, दांत को फिलिंग करने में, दांत जो भरे जाते हैं ना, खराब हो जाते हैं, उनको भरने के लिए इस्तेमाल करता है डॉक्टर। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है इनकी, ठीक है, एलॉय जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इन पर रस्टिंग नहीं लगती है, घर में हमारे बहुत सारी चीजें होती है एलॉयज की, इन पर रस्टिंग नहीं लगती है। ये जो हार्ड होती है और स्ट्रॉन्ग होती है प्योर मेटल से, यानी कि जो नॉर्मली जो ब्रास होगी ना, वो कॉपर से और जिंक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, यूजुअली हैव हाई रेजिस्टेंस टू कोरोजन, इस पर कोरोजन नहीं लगती, यानी कि कोरोड नहीं होती है आसानी से ही,
तीसरा पॉइंट, जनरली हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन प्योर मेटल्स। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो प्योर मेटल से क्या होता है बच्चों, कम होता है। यानी कि जैसे कॉपर है, कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट 1083 होता है, लेकिन जो पीतल है ना, ब्रास है, उसका मेल्टिंग पॉइंट इससे और कम होता है। समझ में आ रही है बात? कॉपर से भी, यानी कि प्योर मेटल से मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इनका कम होता है। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पर, सम एलॉयज हैव बेटर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस देन प्योर मेटल्स। यानी कि इनका जो जो वो होते हैं ना एलॉयज, इनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। जैसे नाइक्रोम होती है, नाइक्रोम एलो होती है, मेटल्स को मिला करके बनाई जाती है, तो बच्चों उसका हाई रेजिस्टेंस होता है। उसका कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम, हीटर में, है ना, तो हीटिंग के पर्पज से इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं बच्चों एलॉयज ऑफ गोल्ड पर। प्योर गोल्ड इज सेड टू बी 24 कैरेट्स इज अलाउड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ सिल्वर और कॉपर। बच्चों प्योर सोना होता है ना, 24 कैरेट का होता है, मतलब प्योरिटी कैरेट में चेक की जाती है उसकी, गोल्ड की। नॉर्मली हमारे इंडिया में जो सोना है ना 22 कैरेट का मिलता है, ज्वेलरी वगैरह जो बनाया ज्यादातर आती है 22 कैरेट की आती है। नॉर्मली जो प्योर गोल्ड होता है वो सॉफ्ट होता है, तो उससे ज्वेलरी सही से बनती नहीं, तो उसको हार्ड करने के लिए तो कॉपर मिलाते हैं उसके अंदर या सिल्वर मिलाते हैं। तो नॉर्मली 22 कैरेट जो गोल्ड होता है ना, उसका मतलब क्या होता है, इसमें 22 पार्ट तो प्योर गोल्ड है, 2 पार्ट मिला हुआ है तो या तो उसमें एजी सिल्वर मिली है या कॉपर मिली है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो बच्चों ये चैप्टर हमारा यहीं पर खत्म होता है। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।